अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेडियो रक्षा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ खला बाय मानू ज़ारा का लास्ट एपिसोड लेकर। और लास्ट एपिसोड है और अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं नोवेल की जानिब। वो सख्त खुरदुरे से फर्श पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो कब से यूं ही लेटे छत को घूर रहा था, जिस पर मिट्टी से बने हुए छत का गुमान हो रहा था। उसके इर्द-गिर्द नारंगी अलाव के साए थे। वो कोहनी पर दबाव डालता हुआ उठ गया था। वसी और से हॉल में मर्द ही मर्द बच्चे लेटे हुए थे। कुछ दीवारों से टेक लगाकर बैठे हुए थे। वो नीम अंधेरे में उन सबको हैरत से देख रहा था। उसे लग रहा था वो कैसेंड्रा का घर होगा, मगर वो तो किसी नई जगह पर था। उसने गर्दन मोड़कर अपने बराबर में बैठे लड़के को देखा था, जो पतली सी लकड़ी को मरोड़ तरोड़ कर रहा था। ये कौन सी जगह है? अजहान ने सरगोशी में उससे जर्मन लहजे में सवाल पूछा था। देखा ना, किस जगह पर है? मुझे पता होता तो मैं यहाँ होता। शहद रंग आंखों वाले लड़के ने बेजारी से कहते हुए उसे देखा था। कितने बदसूरत हो तुम, बस चेहरे पर ये बड़ी आंखें ही रह गई हैं। क्या पैदाइशी ऐसे हो? उसने बगैर लगे लिपटी कहा था। अजान ने नामहसूस अंदाज में चेहरे पर हाथ फेरा था। उसने कब से आईना नहीं देखा था, तो वो क्या फैसला लेता कि वो कितना बदसूरत हुआ था। क्या हुआ है चेहरे को? तुमने अब तक अपना चेहरा ही नहीं देखा? शतरंग आंखों वाले लड़के को हैरत हुई थी। नहीं। शतरंग आंखों वाला लड़का जरा सा आगे झुका था। नाक देखो, ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ के दरमियान टेढ़ी मेढ़ी रोड बना दी गई हो। रंग तो जर्द है कि क्या ही अंडे की जर्दी होगी। कान देखो, इतने में जमे हुई है, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है? और दांत? उसने अजहान का मुंह खोला था। यक, इस पर तो तेजदार छुरी मारो तब भी इससे पिलाहट और दाग कभी न जाए। मिसवाक करता था मैं, अजहान ने आजर्दगी के साथ कहते हुए सर दीवार के साथ टेक लगा दी थी। मिसवाक? ये क्या होता है? लकड़ी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक से दांत साफ करते थे। मेरा भाई भी वही इस्तेमाल करता था। लकड़ी? उसने दोहराते हुए अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी को देखा था। वो ऐसी लकड़ी नहीं होती जैसे नीम के दर्द का तनाव अच्छा होता है। दांत मजबूत रहते हैं, पैसे भी नहीं लगते उस पर। शहद रंग आंखों वाला लड़का आंखें गोल घुमाकर वापस पीछे हुआ था। इसीलिए तो तुम्हारे दांत इतने बदसूरत हैं कि तुम पुराने टोटकों पर चल रहे हो। आसान ने सीने पर हाथ बांधता हुआ खामोश बैठ गया था। कितने अरसे बाद वो किसी हम उम्र लड़के के साथ बात कर रहा था, बल्कि कितने अरसे बाद वो मर्दों को देख रहा था। ख्वातीन को देख देख कर कभी कभी उसे एहसास होता था कि वह किसी भी जेंडर से ताल्लुक नहीं रखता, ना ख्वातीन के ना मर्दों के। कितने अरसे बाद उसने सोचा था, सोच सोचना एक इंसान के लिए कितने जरूरी है। जब सोचने समझने की सलाहियतें सलब हो जाए और आप अपने दिमाग को किसी और के हवाले कर देते हैं, तब इंसान गुलाम भी नहीं रहता। शायद गुलाम भी अपने मालिक की खिदमत करते हुए कुछ सोचते होंगे कि वो ये क्यों कर रहे हैं। शायद किसी मजबूरी का सोचते हुए, मगर वो तो किसी मजबूरी के बारे में भी नहीं सोचता था। वो ऐसा कैदी था जिसे इतने साल नम रखा गया। अब जब वो अपनी जिंदगी के 3 सालों के बारे में सोच रहा था तो वो अफसोस कर रहा था। दिल अजीब सी कैफियत का शिकार था। ऐसा लगता था वो किसी लंबी नींद से बेदार हुआ है, जिसका एक एक लम्हा उसे याद तो है, पर उस पर उसका अपना इख्तियार नहीं था। हम कब से यहाँ कैद हैं? हम? उस लड़के ने हम कहते हुए आंखें उचकाए थे। तुम पूछो, तुम कब से हो? कब से हूँ? 3 दिन से। उसने अंगूठा और छोटी उंगली दबाकर 3 उंगलियां दिखाई थी। आसान ने जेरे लब 3 दिन दोहराया। और तुम? 2 महीने। उसके हाथ में पकड़े लकड़ी टूट गई थी। नाम क्या है तुम्हारा? लुइसॉन। उसने लकड़ी जमीन पर फेंक दी थी। और तुम्हारा? आसान में राख। हम यहाँ क्यों हैं और हमारा क्या काम होता है? आसान ने पाँव समेटते हुए एक और सवाल किया था। पता जाएगा तुम्हें। लुइस मुस्कुराया था। उन्हें वहाँ खाने को सादा सी रोटी मिलती थी, जिसका जायका अजीब सा होता था, पर वो सब उसे खाने पर मजबूर थे। वो सख्त से फर्श पर लेटे थे और सुबह ही सुबह सब किसी काम पर चले जाते। वो अक्सर बैठे बैठे बोर हो जाता था, तो वो अपने जैसे हम उम्र लड़कों से बातचीत करने लगता। मगर कुछ ही दिनों बाद नए आने वाले बच्चों को भी काम पर लगा दिया गया। एक बड़े हॉल नुमा घर में लाशों की बदबू फैली हुई थी। लाशों को देखते ही कितने बच्चे जमीन पर ढह गए थे। आसान सुन हाथ पैर लिए खड़ा रहा। क्या उसकी माँ और भाई को भी यूं ही बाकी लाशों के साथ एक कमरे में फेंका गया होगा? क्या उन सबकी मौत तभी नहीं थी? वो मुठ्ठियां भींचते एक बार फिर आज से 3 साल पहले चला गया था। वो तब भी बेबस था और आज भी। एक तकलीफ की लहर
اس کے इस पूरे जिस्म में दौड़ी थी, जैसे उसका अपना जिस्म चीरा गया हो। उनके हाथों में आलात पकड़ाकर उन्हें एहतियात से लाशों के गुर्दे और आंखें निकालना सिखाया जा रहा था। कितने ही बार अजान ने की थी, कितने ही लड़के रोते रहे, बेहोश हुए और उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया जाता। असान रात को ठंडे फर्श पर सो नहीं पाता था। उसे यहाँ मौजूद हर जिंदा इंसान लाश लगता था। उनके पेट उसे खुले नजर आते थे, जिनसे गुर्दे और अंतड़ियां झलक रही होती थी। उसे अपने हाथों से घिन आती थी, जो सारा दिन इंसानी पेट चीरते रहते थे। उसे अपने जिस्म से लाशों की बसात आती थी। ना वो सही से खा पा रहा था, ना पी रहा था। सोए हुए लड़कों के बीच जगह बनाता वो कोने में रखे घड़े के पास पहुंचा था। पानी के घड़े से ठंडा पानी एक गिलास में भरकर उसने वजू किया था। वो गीले हाथों और पैरों के साथ ठंडे फर्श पर खड़ा नमाज पढ़ रहा था और नमाज खत्म होने के बाद दुआ मांगा करता था। ये उसका मामूल बन गया था और जब जब वो नमाज पढ़ता था, उसके चेहरे पर सिर्फ सुकून होता था। लुइस उसे मामूल की तरह देखता था और जब वो नमाज पढ़कर सोता था, तो लुइस भी खुद ब खुद सो जाता था। उसे अजान से उनसियत होने लगी थी। उस दिन के बाद से दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। अलबत्ता लुइस कोई ना कोई ऐसी हरकत कर जाता था, जिसकी वजह से वो यहाँ पहचाना जाता था। कभी कभी उसके चेहरे पर नील भी पड़े होते थे। वो जसामत में अजहान से बेहतर था। अजहान नमाज पढ़कर वापस अपनी जगह पर आ गया था और करवट के बल लेटकर सर अपने हाथ पर रख दिया था। ठंडे से पत्थरों से बने हुए हॉल में नीम अंधेरा था। इतनी थकावट के बाद भी तुम रात को इबादत करने खड़े हो जाते हो। क्या फायदा इस इबादत का जब सारा दिन कल फिर गुनाह कमाना है? उसके कानों में लुइस की सरगोशीनुमा आवाज उभरी थी। गुनाह? अजहान अब बिल्कुल सीधा लेट गया था। कैसा गुनाह? तुम इंसानी आजाद जिस्म से निकालते हो और मैं सफेद दारू थैलियों में पैक करता हूँ। तुम किसी प्यारे का सीना चीरते हो और मैं किसी प्यारे के लिए जहर बनाता हूँ। ये कोई अच्छा काम हुआ क्या? लुइस की नाक फूली हुई थी। सुबह ही उसकी अपने साथी से झड़प हुई थी, जिसके नतीजे में उसकी नाक पर मुक्का पड़ा था। ये वो गलत काम है जो हम अपनी मर्जी से नहीं करते। हम एक तहखाने में बंद हैं और पूरे 5 महीने से मैंने धूप नहीं देखी। एक हॉल से दूसरे हॉल और फिर वापस यहीं। ये एक मजबूरी है और हमारे पास चॉइस नहीं है। तो ये गलत काम जरूर हुआ, पर मैं इस काम पर रजामंद नहीं हूँ और अल्लाह नियतों को बेहतर जानता है। आसान नर्म आवाज में कहते हुए छत घूर रहा था। उसकी आवाज में दुख था। पिछले 5 महीनों से वो बेचैन था। मैंने कभी किसी मज़हब के बारे में नहीं सोचा। मैंने यतीम खाने में आंखें खोली। मुझे तो अपने माँ बाप का भी नहीं पता। ना जाने ये नाम किसने रख दिया मेरा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैंने अपना नाम द रॉक रखा है। लुइस ने आखिर में नाक चढ़ाया था। द रॉक? अजान ने आहिस्ता से उसका नाम दोहराया था। अजान उन 3 साल और 5 महीनों में पहली बार मुस्कुराया था। यतीम खाने में एक इंसान की क्या जिंदगी होगी। इतवार को सारे यतीम बच्चे चर्च जाते थे, पर मैं बस एक बार ही गया था। मुझे वहाँ कुछ खास मजा नहीं आया। अगर कभी गया भी तो बस क्रिसमस पर, क्योंकि वहाँ क्रिसमस गिफ्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मुझे बहुत से मज़ाहिब का इल्म भी नहीं है। शायद इसीलिए मुझे मजहब में कुछ दिलचस्पी नहीं है। तुम अपने मजहब का बताओ। आसान कुछ देर लब चबाता रहा था और फिर लुइस की तरफ रुख फेर कर लेट गया था। उसे आरफा ने जिन नबियों के किस्से सुनाए थे, वो रोजाना रात को उसे सुनाता था। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चलता ये सफर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ चुका था। उसे खुद भी पता नहीं चला था कि उसे इस्लाम के बारे में बात करते हुए कितना अच्छा लगा रहा था। उसे कुरान की चंद आयत बमा तर्जुमा याद थी, जिन्हें वो लुइस को सुनाता था और दोनों इसके मुख्तलिफ पहलू पर गौर करते थे। तुम मायूस हुए हो कभी? एक रात लुइस ने उससे पूछा था। लुइस खाना छुपाने का माहिर था और इस वक्त भी वो दोनों छुप छुप कर चिकन लेग पीस खामोशी से चबा रहे थे। हाँ, हसन ने आहिस्ता से कहते हुए हड्डी लुइस को दी थी। लुइस को हड्डी चबाने में मजा आता था। कब? जब मेरे बाप ने मेरी मदद करने से इनकार किया था। मुझे लगा था मेरी माँ और भाई के मरने पर वो कुछ तो मेरी मदद करेंगे, पर मैंने उनसे ज्यादा बेहिस इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे अपने बाप से नफरत है। आसान अपने घुटने पर दोनों हाथों की कोहनियां रखे हुए नफरत का इजहार कर रहा था। आज अगर मेरी फैमिली तबाह हुई है और मैं यहाँ हूँ, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरा बाप है। मुझे तो किसी इंसान में दिलचस्पी ही नहीं है, तो मैं तो कह भी नहीं सकता कि मुझे किसी से नफरत है या मोहब्बत। नफरत और मोहब्बत बहुत स्ट्रांग इमोशंस हैं। लुइस हड्डी को गोल घुमाते हुए मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कह रहा था। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता 17 साल की उम्र तक पहुंच गए थे। वो दोनों खूबसूरत नौजवान थे जिनकी पर्सनैलिटी पुरकशिश थी। लुइस बातें बनाने और लोगों को बातों में मशगूल करने का माहिर था,
जबकि आसान चुप चुप दिमाग की सुनता था। उनके पुराने साथी कहीं भेज दिए गए थे और उनकी जगह नए साथी आ चुके थे। अब काम सिखाने की जिम्मेदारी लुइस और आसान की थी। नए आने वाले मर्दों में एक हट्टा कट्टा शख्स लुइस को मशकूक लगता था। वो अक्सर रात को वॉशरूम में पाया जाता था। उसका काम सफेद दारू को थैलियों में भरना था। वो एक रोज इस हॉल में आ गया था जहां इंसानी अज़ा जिस्म से निकाले जा रहे थे। वो फौरन वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। उसकी इस हरकत का इल्म उनके सुपरवाइजर को हुआ, तो जवाब तलबी के लिए लुइस को बुलवाया गया। लुइस बातें बनाने का माहिर था। उसके मशवरे ने सुपरवाइजर को बहुत से फायदे पहुंचाए थे, जिसकी वजह से उसकी सुपरवाइजर से अच्छी बनती थी। उसने सुपरवाइजर का ध्यान हटा लिया था। नीम अंधेरे हॉल में सिर्फ भारी सांसों की आवाजें गूंज रही थी। लुइस और आसान दबे कदमों हॉल से बाहर निकले थे। हॉल से बाहर राहदारी थी, जिसके बाएं तरफ वॉशरूम्स बने हुए थे। वो दोनों बगैर कोई चाप पैदा किए वॉशरूम की तरफ आए थे और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए थे। वॉशरूम के हॉल में 3 छोटे वॉशरूम बनाए गए थे, जिनमें से एक का दरवाजा बंद था। दरवाजे के पीछे से मध्यम बातों की आवाजें आ रही थी। लुइस लबों में सिगरेट दबाए उसे लाइटर की आंच दिखा कर जला चुका था। वॉशरूम के दरवाजे के एक तरफ लुइस कंधा लगाकर खड़ा था और दूसरी तरफ आसान पैंट्स की जेबों में हाथ डाले दीवार से कंधा लगाकर खड़ा था। जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खुला, लुइस ने सिगरेट का धुआं ब्राइटन के मुंह पर छोड़ा था। ब्राइटन मुंह बनाता हुआ हाथ हिलाते हुए धुएं के मरगोले के चेहरे के आगे से हटा रहा था। स्वीटहार्ट, तुम इस पहर किस स्वीटहार्ट से बातें कर रहे थे? लुइस लबों से सिगरेट दबाए उसकी जेब में टटोलने लगा। छोड़ो मुझे! ब्राइटन उसका हाथ झटक कर दरवाजे से बाहर निकलना चाहता था कि आसान ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा था। ब्राइटन ने माथे पर आए पसीने को अंगूठे से पोंछा था। ओ, पसीना आ गया! लुइस ने उसके माथे पर शहादत की उंगली फेरी थी। क्या चाहते हो? ब्राइटन ने कमर पर हाथ रखा था। तुम कुछ मशकूक लग रहे हो। सच सच बताओ, किस नियत से आए हो? आसान उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जैसे चीर रहा था। तुम लोग किस नियत से आए हो? हम तो लाए गए हैं। तो मैं भी लाया गया हूँ। ना ना, लुइस ने लबों में दबे सिगरेट को फर्श पर गिराया था। तुम खुद आए हो। तुम, लुइस ने अपने ब्राउन बालों में हाथ फेरा था। पुलिस ऑफिसर हो, है ना? ब्राइटन बौखलाकर दोनों को देखने लगा था और लबों पर जबान फेरते हुए फिर से आगे बढ़ने लगा था कि अजहर ने उसके दोनों कानों में उंगलियां घुसा ली थी। ब्राइटन मज़ाहमत करने लगा, पर लुइस और अजहर उसकी मज़ाहमत खातिर में लाए बगैर उसकी जराबें जेबें चेक करने लगे थे कि बिल आखिर उसके अंडरवेयर से नन्हा सा एयरपोर्ट्स निकल आया था। लुइस चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए ब्राइटन को देख रहा था, जिसके चेहरे का रंग उड़ गया था। ब्राइटन, लुइस और आसान हॉल के पिछवाड़े में बनी सीढ़ियों के नीचे बने छोटे से खाली जगह पर बैठे हुए थे। तो तुम्हारे 5 साथी और भी हैं? लुइस ने होठों पर शहादत की उंगली रखे हुए पूछा था। वो तीनों पांव समेटे बमुश्किल सीढ़ियों के नीचे बैठे हुए थे। हाँ, तुम लोग एक प्राइवेट इदारे के रुकन हो और पुलिस से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा। मैं पुलिस से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। हमारी कंपनी को 5 साल हो गए हैं ऐसे खतरनाक काम करते हुए। हम भैंस बदलकर ऐसे लोगों में घुसते हैं और उन्हें बेनकाब करते हैं। आज से कुछ साल पहले एक कॉल आई थी और वो किसी अस्पताल को रिपोर्ट कर रहा था। जब उस अस्पताल की तफ्तीश की गई तो बज़ाहिर कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी। पुलिस में हमारी कंपनी का मैनेजर सीनियर पुलिस ऑफिसर है, उसने वो केस हमें दिया था। एसटी एंड्रो अस्पताल की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी मिसिस कैसेंड्रा है। वो एक अपाहिज बेवा खातून है जो अकेली रहती है। जब हमने उनके असासों के सोर्सेज मालूम करवाए तो पता लगा कि वो इंसानी अज़ा स्मगल करके इतने असासों की मालिक बनी हुई है और ये काम अपने शोहर से उन्हें विरसे में मिली है। आसान ने तकलीफ से आंखें मीची थी। लुइस ने एक नजर आसान पर डालकर ब्राइटन को मुखातिब किया था। इस ऑर्गन माफिया से तुम लोग कैसे लड़ोगे जिसका पुलिस कुछ नहीं कर सकी? मैंने कहा ना, हमारे मैनेजर पुलिस में है। ऐसा नहीं है कि हम क्रिमिनल पुलिस से मदद नहीं लेंगे। हम 4 लोग इस वक्त इस माफिया में घुसे हुए हैं। ये एक रिस्की और जानलेवा काम है। किसी एक की गलती हम चारों की मौत कब परवाना होगी। सिर्फ एविडेंस चाहिए हमें और फिर ये माफिया तबाह होगी। तो और किस सबूत का इंतजार है? अपनी आंखों से तुमने जिस्मों से इंसानी अज़ा निकलते देखे हैं, नशा पैक होते देखा है, और क्या चाहिए? अज़ा ने फौरन सवाल किया था। ये अज़ा कहाँ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और इनके खरीदार कौन हैं, ये मालूम कराना भी निहायत ही जरूरी है। हम क्या मदद कर सकते हैं? इसने झट से सवाल पूछा था। मुझे कवर करना, और बदले में हमें क्या मिलेगा? रिहाई। ब्राइटन को सबूत फराहम करने का काम
अजान का था और सुपरवाइजर से दोस्ती की आड़ में फायदा उठाने का काम लुइस का था। लुइस अपना काम अच्छे से अंजाम दे रहा था और जल्द ही उस गैंग का हिस्सा बन गया था, जिसने इस हफ्ते गुर्दे अमेरिका की एक कंपनी को ट्रांसपोर्ट करने थे। लुइस की आंखों पर पट्टी लगाई गई थी। वो नहीं जानता था कि इस ट्रक में उसके अलावा और कितने लोग बंद हैं। उसकी शर्ट के बटन में नन्हा सा कैमरा मौजूद था, जो ये तमाम कार्रवाई रिकॉर्ड कर रहा था। ट्रक जैसे ही मतलूबा मकाम तक पहुंची, ट्रक का दरवाजा खोल दिया गया था और ठंडी हवा के झोंके ने लुइस को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया था। बारी बारी सबकी आंखों से पट्टी हटाई गई थी। लुइस आंखें खोलता बंद करता ट्रक से उतरा था। उसके हिसाब से वो 10 घंटे इस ट्रक में बंद रहे। वो सब एक बंदरगाह पर थे। गन पकड़े मर्द उनको ट्रक अनलोड करने का हुक्म देकर एक तरफ खड़े हो गए थे। गत्ते के डब्बे ट्रक से मंजम तरीके से उतारे गए थे। सामान अनलोड होते ही अब इस सामान को जहाजी साइज कश्ती पर सवार करना था। बंदरगाह पर ठंडी हवा के झोंकों ने सर्दी में कुछ ज्यादा ही इजाफा कर दिया था। लुइस धड़कते दिल के साथ कश्ती में सवार हुआ था। कश्ती तेज रफ्तारी से पानी पर चल रही थी, जिससे सर्दी में कुछ ज्यादा ही इजाफा हुआ था। पानी के बीचों बीच एक और कश्ती उनके बराबर खड़ी हो चुकी थी और सामान एक कश्ती से दूसरी कश्ती में पहुंचाने का अमल तेजी से तय हुआ था। उन दो कश्तियों के सुपरवाइजर की आपस में कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी। सामान लोड करते ही लुइस की कश्ती वापस बंदरगाह की तरफ पलटी थी। तहखाने तक का सफर भी तवील था। नन्हा सा कैमरा लुइस ब्रैडन को दे चुका था। लुइस और अजान की बातों में अब उम्मीद का अंसर पाया जाने लगा था। अब वो अक्सर यही सोचते थे कि यहाँ से निकलने के फौरन बाद क्या करेंगे। जब धूप से सामना होगा तो कैसा महसूस होगा। जब आज़ादी मुयस्सर होगी तो जिसे जीने का मजा कैसा होगा। ब्राइडन 6 महीने के तवील मेहनत के बाद मतलूबा सबूत क्रिमिनल पुलिस को पहुंचा चुका था। इंसानी अज़ा की अगली खेप पहुंचाने का वक्त नजदीक आ चुका था। कैमरे में रिकॉर्ड होने वाली वीडियो में मौजूद अफराद की शक्लों के जरिए पुलिस मतलूबा लोगों का डेटा मालूम कर चुकी थी। अब न सिर्फ जर्मनी बल्कि अमेरिका की पुलिस भी इस खुफिया कार्रवाई में हिस्सेदार हो चुकी थी। ब्राइडन, लुइस और अजान पर उम्मीद थे कि उन्हें कामयाबी मिलेगी। एक बार फिर ट्रक बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया था। इस बार ट्रक में लुइस के साथ ब्राइडन भी मौजूद था। रात की तारीकी में सामान कश्तियों पर लोड किया जाने लगा। इन अशखास में सादा लिबास में पुलिस कौन थी, ये ब्राइडन भी नहीं जानता था। ना ब्राइडन ने उनकी शक्लें देख रखी थी, ना वो ब्राइडन को ऐसा कोई इशारा दे रहे थे जिससे वो समझ पाता कि पुलिस यहाँ मौजूद है। ब्राइटन और पुलिस मुहतात कदम उठाते सामान कश्ती में रखवा चुके थे और कश्ती पानी को चीरती आगे बढ़ रही थी कि सामने से एक कश्ती पानी पर तेजी से दौड़ती उनके नजदीक आ रही थी। कश्ती नजदीक आते ही रफ्तार हल्की करती रुक चुकी थी। इस बार भी जुमलों का तबादला किए बगैर ही सिर्फ सामान का तबादला शुरू हुआ जब पुलिस तीसरी कश्ती पर सवार उन दो कश्तियों को वार्न करती नजदीक आ रही थी। लुइस की कश्ती का ड्राइवर तेजी से कश्ती चलाना चाहता था कि सादा लिबास में मौजूद पुलिस अफसर ने उसके हथकड़ी पहना दी थी। सादे लिबास में मौजूद 5 पुलिस एहलकार बाकी अफराद की मज़ाहमत को नजरअंदाज करते हुए हथकड़ियां पहनाने लगे, जबकि दूसरी कश्ती का रास्ता तीसरी कश्ती पर सवार पुलिस अफसरान ने रोक लिया था। आज की रात मुबारक रात थी, आज़ादी की रात थी। लुइस ब्राइटन के साथ पुलिस स्टेशन में बैठे असान का इंतजार कर रहा था। ब्राइटन के इदारे के लोग और पुलिस मिलकर तहखाने पर रेड मार चुके थे। लुइस हीटर के करीब बैठे मूंगफलियां छील छील कर मुंह में डाल रहा था जब उसने अजान को कमरे में दाखिल होता देखा। लुइस मूंगफली की प्लेट मेज पर रखते हुए उठ गया था और फौरन आगे बढ़कर पुरजोश अंदाज में उससे गले मिला था। अजान ने आहिस्ता से लुइस के गिर्द अपने बाजू हमल किए थे और दोनों कितनी ही देर इस पोजीशन में खड़े रहे। 4 साल बाद दोनों एक साथ सुबह सूरज तुलू होता देख रहे थे। आगे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये दोनों ही नहीं जानते थे जब ब्राइटन की ऑफर ने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया था। ब्राइटन का ऑफिस निहायत ही खूबसूरत था। फ्रैंकफर्ट में मैन रिवर से जरा दूर बिल्डिंग की सबसे ऊपरी फ्लोर पर ऑफिस बना था। वो दोनों ब्राइटन की टीम से आज पहली दफा मिल रहे थे। उनकी टीम लीड प्रीति मुस्कुराते हुए उन्हें पूरे ऑफिस का टूर करवा रही थी। तुम्हारी उम्र क्या है? लुइस ने च्युइंगम चबाते हुए स्टोर रूम का दरवाजा खोला था। 20 साल। प्रीति मुस्कुराकर उसके पीछे दाखिल हुई थी। अजहान जीन्स की जेबों में हाथ डाले उनके पीछे दाखिल हुआ था। प्रीति ने दीवार पर लगे स्विच बोर्ड के बटन्स दबाए थे और पूरा रूम रोशनी में नहा गया था। यहाँ ब्राइटन ने सारे नौजवान लड़के लड़कियां रखे हुए हैं क्या? तुम 20 साल, मैं 17 साल और एंडल 21 साल। तुम्हारी फैमिली नहीं है? वो मेज पर पड़े कीबोर्ड्स उंगलियां फेरते हुए सवाल पूछ बैठा था।
दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। खामोशी इतनी तवील हो चुकी थी कि लुइस ने मुड़कर प्रीति को देखा था, जिसके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। अजहान रेक में पड़े आलात देखते हुए उन्हें ही सुन रहा था। कत्ल कर दिए गए वो। समझो, मैं अपना बदला लेने यहाँ आई हूँ। अपने माँ बाप के कातिलों से तो ना ले सकी, पर उनसे जरूर लेती हूँ जो मजलूमों पर जुल्म ढाते हैं। और यूं मुझे लगता है कि मेरा बदला पूरा हो गया। सॉरी। लुइस ने कान की लो को खुजाते हुए शर्मिंदगी का इजहार किया था। वक्त गुजरने के साथ साथ लुइस और अजान इदारे में टेक्निकल काम सीखने लगे थे। अजान लुइस से टेक्निकल कामों में तेज निकला। उसने जल्द ही छोटा वॉइस पासवर्ड निकाल लिया, जो सिर्फ मतलूबा शख्स की आवाज और नाम लेने पर खुलता था। वैसे ही आइडिया मेरे दिमाग में भी आया था। लुइस अपने बेड पर धड़ाम से गिरते हुए जैसे उसे जता रहा था कि तुमने कोई अनोखा काम नहीं किया तो तुम मुझसे पहले बना लेते। अजान ने सर झटकते हुए कंबल सीने तक तान कर लेट गया था। मैंने सोचा तुम ही क्रेडिट ले लो। कोई बात नहीं, तुम्हारे एक्सपीरियंस में इजाफा होगा। लुइस उसकी तरफ मुंह करते हुए लेटा था। अजान उसे ऐसे देख रहा था जैसे सोच रहा हो, इसका कोई दिमागी मसला तो नहीं। अजान और लुइस बाकी लड़कों के साथ गन चलाने की मशक और सेल्फ डिफेंस के मशकों से जूडो की मशकों में आ चुके थे। इस मखसूस इदारे में लुइस अपने कपड़ों और हेयर स्टाइल्स की वजह से काफी मशहूर था। कभी वह बिल्कुल गंजा हो जाता था और कभी आधे बाल रहने देता और आधे उड़ा देता। जब जब लुइस और अजान के बीच जूडो के मुकाबले होते थे तो पूरा इदारा इकट्ठा हो जाता था। दोनों की जवानी खूबसूरत थी, दोनों ही तवाना जिस्म के मालिक थे और दोनों ही शेर पर सवा शेर होते थे। लोगों की चेयर करने पर दोनों में ऐसा जुनून उतरता था, फिर सारी रात ही दोनों एक दूसरे की टकोर करते रहते। नाक पर, हाँ यहाँ। वो अजान का हाथ पकड़े गरम पैक अपने नाक पर रख रहा था। ये हंडे आहिस्ता चलाया करो जब मेरे साथ लड़ना हो। ऐसा लगता है तुमने लोहे पर मार मार कर हाथ सख्त बना लिए हैं। लुइस हल्का सा कर रहा था। मैंने अभी शादी भी करनी है, पर अगर तुम ऐसे ही हाथ चलाते रहे तो मुझे कोई खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी। अजहान बेड साइड टेबल से दूसरा गरम पैक निकालकर अपने कंधे पर रखते हुए हंस दिया था। वैसे तुमने शादी का क्या सोचा? लुइस सर ऊपर उठाए अपनी नाक पर गरम पैक रख रहा था। कुछ नहीं सोचा। वाकई? लुइस ने सर नीचे कर दिया था। क्यों? अजहान पैक कंधे पर रखे कुचले में यूं ही बैठा रहा और फिर सर उठाकर लुइस को देखा। मैंने वाकई इस बारे में नहीं सोचा, कोशिश करता हूँ सोचने की। कोशिश? शादी नहीं तो रिलेशनशिप के बारे में तो सभी सोचते हैं, इस बारे में भी कुछ नहीं सोचा? लुइस को जैसे दुख हुआ था। नहीं। नहीं? लुइस ने हैरान होते हुए दोहराया था। अच्छा ठीक है, वो जेनी है, वो कैसी लगती है तुम्हें? तुम्हें इंटरेस्ट भी लेती है? मेरे ख्याल में एक बार उसके साथ डेट पर चले जाओ, समझ आ गई तो बात आगे बढ़ा लेना। तुम खुद चले जाओ उसके साथ। आसान बैग टेबल पर रखते हुए उठ खड़ा शर्ट पहनने लगा। चला जाता अगर वो मुझे ऑफर करती। लुइस कंधे उचकाकर दूसरा पैक उठाने लगा। ये उनकी पहली असाइनमेंट का दिन था। उन दोनों को ऐसी माफिया पर रेड मारना था जो वायलेंट पोर्न वीडियोस बनाते थे। लुइस और आजान लेंसेज पहने और दाढ़ी बढ़ाए कदरे मुख्तलिफ और बदमाश लग रहे थे। सिलसिला यहाँ तक थमा नहीं था। वो रूप बदल बदल कर हर उस शख्स या माफिया को बेनकाब करते थे जिनको अक्सर पुलिस अदम सबूत के मौजूदगी के बाद छोड़ देती थी। हर 3 साल बाद इस इदारे के अंदर इलेक्शन होते थे और ज्यादा वोट हासिल करने वाला इस इदारे का प्रेसिडेंट बन जाता था। और इस बार ज्यादा वोट्स आसान को मिले थे। ये इदारा अब चंद लोगों तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि तादाद अब बढ़ चुकी थी। इन रेड्स के दौरान आसान ऐसे लोगों से मिला था जो उस जैसे थे। कोई स्ट्रीट चिल्ड्रन था तो कोई तालीम हासिल ना करने की वजह से पार्ट टाइम जॉब्स से गुजारा कर रहा था। वो कहीं ना कहीं कर्जों में डूबे जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहे थे। ठंडी रात में फ्रैंकफर्ट के आसमान तले बालकनी में चेयर पर बैठे गर्दन के नीचे हाथ रखे आसान गर्दन उठाए आसमान देख रहा था। उसके पाँव के पास रखे मेज पर कागज बिखरे पड़े थे। ये क्या है? लुइस कागजात पकड़े ऊपर नीचे कर रहा था। उसके बालों का रंग बरगंडी हो चुका था। बाएं आबरू में अब हर वक्त कट रहता था। कहीं प्रेसिडेंसी तो नहीं छोड़ रहे या बिल्डिंग बेचने का सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। आसान गर्दन पीछे से हाथ निकालते हुए सीधा बैठ गया था। मैं इन बेयारो मददगार लड़के लड़कियों से मिलकर बेचैन हुआ हूँ। इन बच्चों में मुझे अहमद और आसान नजर आया। वो हाथ आपस में बांधे यासेद का शिकार लग रहा था। लुइस कागजात वापस मेज पर रखते हुए अपने लिए चेन घसीटते हुए बैठ गया था। मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम अपने काम का दायरेकार बढ़ा दें, यानी कि हुनर सिखाना शुरू कर दें तो। आइडिया अच्छा है, मगर मुझे समझ नहीं आई, क्या तुम इस इदारे को बिल्कुल खत्म करना चाहते हो? नहीं,
हम इसमें स्किल्स का एडिशन करेंगे। हम इंटर्नशिप और वैकेंसीज बनाएंगे जहाँ पहले बैकग्राउंड सर्च होगा और वहाँ ऐसे लोगों को काम का मौका मिलेगा जो हम जैसे होंगे, जिन्हें लगे कि शायद उनकी तालीम की कमी की वजह से उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, जो यतीम होंगे या बेआसरा। हम ऐसे लोगों को न सिर्फ हुनर सिखाएंगे बल्कि अच्छी तनख्वाह भी देंगे। ऐसे लोग जो अपना कर्ज अदा न कर पा रहे हों और पार्ट टाइम जॉब से उनका गुजर बसर बमुश्किल हो रहा हो, हमारा इदारा ऐसे लोगों की मदद करेगा। लुइस, अजान एकदम पुरजोश नजर आने लगा था। वो अपनी कुर्सी पर जरा आगे होकर बैठ गया था। कर्जा गुलामी है। जब तक आप कर्जदार हैं, तब तक आप एक आजाद इंसान नहीं हैं। कर्जे का बोझ और उसे ना अदा कर पाना इंसान को खा जाता है। मैं इस तकलीफ से गुजर चुका हूँ। जब पूरे 3 साल मुझे किसी जानवर की तरह बंद रखा गया था, वो ट्रॉमा आज तक मेरे साथ है। वो गैर इंसानी सलूक अब भी मुझे तकलीफ देता है और जब याद आता है तो मैं फिर उसी डिप्रेशन का शिकार हो जाता हूँ। न जाने कितने लोग सिर्फ इस कर्जे के बोझ तले दबे किसी के जूते की नोक पर होंगे। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मेरी मदद, मुझे सपोर्ट। अजहान ने दुबतू कहा था। अजहान और लुइस का यह प्लान जल्द ही अमल में लाया जाने लगा था। सिर्फ एक बीज बोया गया जो आहिस्ता आहिस्ता फल फूल रहा था। आम सा इदारा स्किल्टीज बन चुका था। एक फ्लोर से अब यह इदारा 2 फ्लोर्स तक जा पहुंचा था और आहिस्ता आहिस्ता वह पूरी बिल्डिंग खरीदने में कामयाब हुए थे। वहाँ न सिर्फ स्किल्स सिखाए जाते थे बल्कि अहम टेस्ट पास करने वाले अपने खुफिया मिशन में रख लिए जाते थे। फ्रैंकफर्ट की रातें अब नॉर्मल होना शुरू हो गई थी। ठंड की शिद्दत में कुछ कमी आ गई थी। फ्रैंकफर्ट की रातें अब नॉर्मल होना शुरू हो गई थी। ठंड की शिद्दत में कुछ कमी आ गई थी। रमजान की दूसरी तारीख थी। अजहान गीले चेहरे के साथ वॉशरूम से बाहर निकला था। वो चंद आयत का वेट करता शर्ट के बाजू कलाइयों तक फैला रहा था। जब आहिस्ता से दरवाजा खुला था, लुइस दरवाजे की फ्रेम में खड़ा अजहान के गीले चेहरे को देख रहा था। अजहान ने आबरू उचकाकर उससे मामला क्या है पूछा था। लुइस चंद सानिया खामोश रहा था और फिर गहरा सांस भरते हुए अंदर चला आया था। मुसलमान कैसे होते हैं? अजहान के लब रुके थे। उसे हैरानी ने आ घेरा था। तहखाने में इस्लाम के बारे में बताई जाने वाली बातों को कई साल बीत चुके थे। तहखाने से निकलते ही वो इतने मसरूफ जिंदगी में मगन हो चुके थे कि फिर दोनों ने दोबारा मजहब की बात नहीं की थी। और अब उसके मुंह से ये सवाल सुनकर असान हैरान ही हुआ था। दिल से अल्लाह को यकता जानकर, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराकर, उसकी मानकर, उसका कलमा पढ़कर। और कलमा कैसे पढ़ते हैं? अजहान चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर उसका हाथ पकड़े अपने वार्डरोब की तरफ ले आया था। अलमारी का दरवाजा खोलकर अजहान ने साफ जीन्स और शर्ट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया था। लुइस चंद ही लम्हों में सफेद शर्ट और ब्लैक जीन्स में मलबूस बेसन के सामने खड़ा था। असान मुंह में पानी डालता और लुइस उसको देखा देखी मुंह में पानी डालता। अब नाक में डाल रहा था, वो कोहनियां धो रहा था और अब मसा कर चुका था। लुइस असान बेड पर आमने सामने बैठे हुए थे। ला इलाहा इल्लल्लाह। असान ने लुइस की शहद रंग आंखों में देखते हुए कलमा पढ़ना शुरू किया था। लुइस ने आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे कलमा दोहराया था। मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। लुइस ने कलमे का बाकी हिस्सा भी दोहराया था। कमरे में खामोशी सी छा गई थी। कमरे में पड़ी हर चीज जैसे मुसव्विर थी, शादमान थी। अब तुम्हारा नाम भी बदलना होगा। नाम भी? क्यों? मुसलमानों वाला नाम रखना है। रुको, मैं सोचता हूँ। मैं खुद अपना नाम रखूंगा। पहले भी मेरा नाम रखने का हक मुझे नहीं दिया गया था। लुइस ने बच्चों की तरह मुंह बसोर कर कहा था। ओके। असान ने अपनी हंसी छुपाने की हरगिज कोशिश नहीं की थी। लुइस चंद में बैठा रहा, दीवार को तकता रहा और फिर जैसे उसकी शहद रंग आंखें चमकी थी। आदम, मोहम्मद आदम। असान ने फौरन तस्दीक की थी। मोहम्मद आदम, आए, आज आप पहली नमाज का तरीका सीखें। असान ने उठते हुए उसे भी दावत दे डाली थी। बालकनी में जाए नमाज के दाएं बाएं दो साए रुकू की हालत में थे। इस खामोशी में सिर्फ अजहान की आवाज गूंज रही थी। दोनों एक साथ सजदे की हालत में गए और जब उठे तो दोनों के चेहरे गिरे थे। अजहान मुतशक्कुर था और आदम मुतमईन। इमारत से फूटती रोशनी कभी बुझती कभी जलती थी। वो ठंडी रात में ठंडे बेंच पर बैठा बर्फ हो रहा था। उसकी सूनी और बेरंग जिंदगी में कोई लड़की आ गई थी। आदम ने उससे एक बार शादी का पूछा था और वाकई हैरान हुआ था कि उसने शादी का क्यों नहीं सोचा। उसके जहन में शादी के लिए कोई खास डिमांड्स नहीं थी। वो खुद भी ना वाकिफ था कि उसे कैसी बीवी चाहिए। वो तो बस एक मशीनी जिंदगी गुजार रहा था। कभी किसी माफिया को बेनकाब करना होता और कभी स्किल्टीज को देखना होता। वो तब भी हैरान हुआ था जब महरोज के लिए उसका दिल धड़का था।
जब उसके बारे में सोचना उसका डिप्रेशन कम करता था। वो बहुत वक्त बाद ये फैसला ले पाया था कि उसे महरोज जैसी हमसफर चाहिए, मगर उससे दिल की बात कैसे करे। उसकी सबसे बड़ी गलती महरोज की जिंदगी में रूप बदल कर दाखिल होना था। अगर वो उसे अपने असल रूप का बता भी दे, तो क्या वो उसका साथ कबूल कर लेगी? क्या वो उसे झूठा नहीं कहेगी? उसकी बनिस्बत आदम अपने असल रूप के साथ महरोज से मिला था। वो जैसा था वैसा ही रहा था, जबकि महरोज तो अब तक अजान के असल नाम से भी वाकिफ नहीं थी। अजान के सीने पर जकड़न होना शुरू हुई थी। वो आहिस्ता से बेंच से उठा था और फुटपाथ पर छोटे छोटे कदम उठाने लगा। तकलीफ उसे तब ज्यादा हुई थी जब उसे आदम की फीलिंग्स का पता लगा था। एक ही लड़की दो दोस्तों को कैसे पसंद आ सकती है? अब वो अपना दिल मारे या आदम का दिल जख्मी करे? और अगर ये फैसला महरोज की कोर्ट में डाल दिया जाए, तो वो किसका फैसला करेगी, आदम या अजहान? उसे तराजू के पलड़े में आदम और अजहान खड़े नजर आते थे, और वहीं तराजू का पलड़ा आदम की तरफ झुका हुआ था। फैसला खुद ब खुद आदम के हक में गया था। वो आदम का असल नाम और असल शक्ल जानती थी। वो जानती है स्कल्टीज में आदम की क्या हैसियत है, जबकि अजहान कभी डॉक्टर अब्दुल्ला और कभी सर जोश के रूप में उससे मिला था। ऐसे बहरूप के साथ जिंदगी गुजारने का बड़ा फैसला वो कैसे ले सकती थी? वो अपना पर्दा खुद चाक करेगा, तब भी क्या गारंटी थी कि उनके बहरूप के पीछे छुपा असल अजान उसे कैसा लगेगा? तो वो यहाँ है क्यों? वो क्यों आदम और महरोज के लिए फैसला मुश्किल बनाए? वो बालों में हाथ फेरता हुआ छोटे से पत्थरों पर पाँव रखते हुए लड़खड़ा गया था। छोटा सा पत्थर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका था, पर उसे लड़खड़ाने पर मजबूर कर गया था। वो चंद सानिये खड़ा उस पत्थर को देख रहा था। उसे अपने आप में और उस पत्थर में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ था। वो शायद खुद भी एक ऐसा ही पत्थर था, जो अगर आदम और महरोज के बीच रहा, तो उन्हें चुभता ही रहेगा। और फिर आदम ने खून के रिश्तों की मोहब्बत नहीं देखी थी। वो बचपन से लावारिसों की तरह बड़ा हुआ था। तो अगर अब वो एक ऐसा रिश्ता कायम करने की ख्वाहिश रखता है जो उससे मुखलिस रहे, तो इसमें क्या बुराई है? अगर वो महरोज से दस्तबरदार हो जाएगा, तो आदम के लिए फैसला लेना आसान हो जाएगा। वो ठंड में गर्म भाप मुंह से खारिज करता मुड़ा था। वो अब तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था, और उसका लॉन्ग कोट उसके साथ साथ झूल रहा था। आदम अपार्टमेंट जाने के बजाय स्कर्टीज आ गया था। वो अजहान के सवालों से बचना चाहता था, शायद कुछ घंटों के लिए। स्कर्टीज की बेसमेंट में वो खुफिया कमरे में सोफे पर आला तिरछा बैठ गया था और बैठे बैठे सो गया था। वो एक गैर आरामदेह नींद का शिकार था जब अजहान ने उसे शर्ट के कॉलर से पकड़कर उठाया था। वो कच्ची नींद से बेदार हुआ था। उसकी सरकी हुई रगें उस अचानक अवतार पर खिंच सी गई थी। वो नीम व आंखों से अजान की बड़ी बड़ी आंखों में सुर्खी तैरते हुए देख रहा था। ये उसका वो अजीज दोस्त था, जिसके लिए वो एक मिनट का वक्त लिए बगैर अपना सर कटा सकता था। वो उससे वही सवाल कर रहा था कि वो वहां गया क्यों। उसने बात हंसकर उड़ानी चाहिए थी, पर इस बार वो कामयाब नहीं हुआ था। अजान गुस्से की शिद्दत में उसके जबड़े पर मुक्का मारना चाहता था, जिसे आदम ने अपने हाथ की हथेली पर रोक लिया था। दोनों चंसाने एक दूसरे की आंखों में देखते रहे थे, जैसे एक दूसरे को तंबी कर रहे हों कि ये लड़ाई असल होगी। ये लड़ाई तमाशाइयों को खुश करने के लिए हरगिज नहीं होगी। किसी एक की जान इस लड़ाई में जाएगी, और अगर दोनों में से कोई एक भी ना रहा, तो दूसरे का वजूद भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और सब खत्म हो गया था। अजान पलट गया था और आदम सोफे पर गिर गया था। वो गहरे गहरे सांस लेता खुद को नॉर्मल करने लगा, मगर नॉर्मल हो नहीं पा रहा था। उसकी आंख से आंसू टूट कर गिरा था। आदम ने कांपते हाथों के साथ अपना चेहरा छुआ था। वो गीला था। आदम को गिल्ट था कि वो महरोज से मोहब्बत करने लगा है। ये वो मुश्क था जो अजहान से छुपा नहीं सका था। अजहान ने उससे अब तक अपने मुंह से इजहार नहीं किया था, मगर वो उसके बचपन का दोस्त था। वो दोनों एक दूसरे पर नजर रखते थे। फिर महरोज उसकी नजर से कैसे चूक सकती थी? जब जब अजहान उसे बताए बगैर फ्री भाग जाता था, आदम उसका पीछा करते हुए चला जाता था। वो एक आम सी लड़की को साइकिल से गिरते हुए देखता था, तो कभी फूल वाली शॉप से फूल लेते हुए। आदम को अजहन की बचकाना हरकतों पर हंसी आती थी, पर वो खामोश रहा। चलो, अगर ये एक्टिविटी उसे खुश करती है तो वो करता रहे। वो खुद उस बस स्टेशन पर ट्रैप होकर रह गया था, जब महरोज ट्रेन में सोती रह गई थी और वो उसे बस स्टॉप तक छोड़ आया था। वो सारी रात जागता रहा, न जाने क्यों। सोच भटक भटक कर महरोज की तरफ जाती थी। वो महरोज से वैसे ही मिला था जैसे वो था। वो जानता था कि महरोज उसको पसंद नहीं करती, मगर वो फिर भी उसके आसपास पाया जाता था। ये एक गिल्ट था। वो इन जज्बात को खुद तक महदूद रखना चाहता था, मगर कब तक?
वो कब तक इन शहद रंग आंखों की चमक को छुपा सकता था? इन दोनों की जज्बात से बेखबर लड़की दोनों की जिंदगी में उधम मचा गई थी। इतने वर्षों की दोस्ती में दरार आ गई थी। वो कोशिश करने के बावजूद भी महरोज से दस्तबरदार नहीं हो सका था। वो उन लड़कियों से मुख्तलिफ थी जिनसे उसकी दोस्ती रह चुकी थी। वो एक आम सी सादा सी लड़की थी जो उसके वजूद से बेजार लगती थी। वो उसकी तरफ खिंचता था और वो इतना ही दूर जाती थी। आदम आहिस्ता से उठकर कोने में रखे कॉफी मेकर तक गया था। उसके हाथ सुस्ती से काम कर रहे थे। चंद मिनटों में बनने वाली कॉफी आधे घंटे से भी ऊपर मिनट पर बनी थी। कॉफी का पहला घूंट लेते उसने घूंट जमीन पर फेंक दिया था। उसका मुंह कड़वा हो गया था। उसने मग से कॉफी बेसन में गिरा दी और मग वही काउंटर पर रखकर खड़ा हो गया था। उसका सीना जकड़ा जा रहा था। दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर रोना शुरू कर दें। इस वक्त को पलटा दे जब वो महरोज से मिला था। वो कभी महरोज से ना मिले। उसे अपना दोस्त खोने का गम ज्यादा था। वो क्या सोचता होगा कि मैं कितना कमजोर निकला कि उसी की चाहत पर नजर रखने लगा। वो दोनों हाथ बालों में फंसाकर वहीं फर्श पर बैठ गया था। मैं उसे मना लूंगा। मैं उसे समझाऊंगा। उसे जो लगा है वो सही नहीं है। मैं कोई कहानी बना दूंगा। वो जख्मी होते दिल के साथ बड़बड़ा रहा था। वो गीले चेहरे के साथ महरों से दस्तबरदार हो रहा था। अगर जान देना ऐसे होता है तो ये जान देने के लिए वो तैयार था। फ्रैंकफर्ट के अपार्टमेंट के पर्दे हटे हुए थे। सुनहरी सी धूप खिड़कियों से टकराती अंदर दाखिल हो रही थी। किचन से धुआं एक कतार में ऊपर जा रहा था। फराह ब्राउन बालों को ढीले जोड़े में बांधे, रफ वाइट शर्ट और ब्लू ट्राउजर पहने, चूल्हे का टेम्परेचर ऑफ करके सूप प्याले में डालकर महरोज के कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि महरोज आंखें मसलते हुए अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। अच्छा हुआ उड़ गई। फराह ने आगे बढ़कर महरोज का माथा चूमा था। महरोज खुले बालों में हाथ फेरते हुए उन्हें समेट रही थी। मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। उसकी आवाज भारी हो रही थी। चलो सूप पियो ताकि कुछ तबीयत बहाल हो। वो सूप का प्याला महरोज को थमाती वापस किचन की तरफ मुड़ी थी। महरोज सूप का प्याला लिए लॉन्च में बनी खिड़कियों के पास रखी आरामदेह काउच पर बैठ गई थी। वह खिड़कियों से बाहर सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियों को देखते हुए सूप चम्मच में भर भर कर पीने लगी। गर्म भाप उड़ाता हुआ सूप उसके गले से गुजरता उसके आशा पुरसकून कर रहा था। रात को तुम्हारे खान बाबा की कॉल आई थी, मुझसे बात की उन्होंने। फराह दूध में चाय की पत्ती डाल रही थी। महरोज ने हैरत से गर्दन घुमाकर फराह को देखा था। खान बाबा को आपका कैसे पता लगा? मुझे नहीं मालूम। कल और परसों बहुत तकलीफ दे दिन थे हम सब के लिए। हासिब ने मुझे कॉल की थी ताकि तुम्हारी खैरियत मालूम हो जाए। शायद उन्होंने मेरी और भाभी की बातें सुन ली होंगी या भाभी ने खुद ही बता दिया हो। वो अब आटे का पेड़ा बना रही थी। मोरे कुछ नहीं बता सकती। महरोज जैसे अभी तक शौक में थी। कुछ कहा उन्होंने? मतलब क्या बातें हुई और उनका लहजा कैसा था? वो अब पूरी की पूरी उनकी तरफ मुड़ गई थी। ना सख्त ना नरम, बस तुम्हारा ही पूछा था उन्होंने। हमारे बीच में कोई सलाम दुआ नहीं हुई थी। जाहिर है इतने सालों की दूरियां जो हाइल हो गई हैं बीच में। फरहान ने रोटी तवे पर फैलाई थी और ऊपर से चम्मच से तेल डालने लगी थी। कॉल कर लेना उन्हें। वो मुझसे नाराज होंगे ना कि मैंने उनसे छुपाए रखा कि मैं आपसे मिल चुकी हूँ। उसे एक नई फिक्र ने आन घेरा था। मुझे नहीं लगता। फरहान ने पराठे की साइड बदली थी। वो फिक्रमंद थे तुम्हारे लिए। इस वक्त तो सिर्फ तुमसे वो बात ही करना चाहते होंगे। महरोज ने सर हिलाकर सूप का चम्मच मुंह में डाला था। गैर इरादी तौर पर उसकी सोच आदम की तरफ भटकी थी। वो क्यों और कैसे अंदर दाखिल हुआ था? इतना वो जानती थी कि आदम उस यूनी का तालिबे इल्म नहीं था और वो कभी उसकी यूनी आया भी नहीं था। फिर वो कैसे वहां पहुंच गया? वो रात से कहाँ था? और सबसे बड़ा सवाल, वो बहरूप में वहां क्यों आया था? वही पोलिना की डॉक्टर अब्दुल्ला से मुतालिक इंकशाफ उसे मजीद उलझा रहे थे। वो बहुत सारे सवालों में घिरी उलझी हुई बैठी थी। लाहौर वाले घर में सुबह का नाश्ता हसीब के घर से आया था। जरार, यास्मीन और बेबे जैसे बस फोन की घंटी के मुंतजिर थे। बमुश्किल लुक में चबाते हुए उन तीनों ने नाश्ता खत्म किया था। यास्मीन छोटे से बागीचे में रखे पौधों को पानी दे रही थी जब उनके कान में फोन की घंटी पड़ी थी। वो लोटा वहीं गिराकर तेजी से अंदर की जानी बढ़ी थी। जरार फोन की स्क्रीन सामने पकड़े लॉन्च के सोफे पर बैठे हुए थे। उनके बराबर में बेबे आंखों में तैरता पानी लिए फोन की स्क्रीन देख रही थी। यास्मीन जरार के बाएं तरफ सोफे की हत्ते पर बैठ गई थी। महरोज के गले में ग्रीन मफलर पहने बालकनी में बैठी हुई थी। वो हसास बसास नजर आने की कोशिश कर रही थी। मैं ठीक हूँ। ठीक हो ना? अब ये सवाल बेबे ने पूछा था। ठीक हूँ। वो हंसती थी। ठीक हो ना महरोज गुल? तीसरी दफा वही सवाल। अब यास्मीन ने क्या था? बिल्कुल, ये देखें। महरोज फोन मेज पर रखकर मग के सहारा खड़ा करती हुई
खुद को खड़ी हो गई थी और दाएं बाएं घूमने लगी थी। तसल्ली हुई कुछ? महरोज ने फोन वापस पकड़ते बैठ गई थी। कुछ खाया पिया? बेबे ने फौरन अगला सवाल दागा था। जी जी, सूप भी पिया है और हैवी सा नाश्ता भी। अभी कहाँ ठहरी हुई हो? जरा ने फौरन अगला सवाल पूछा था। महरोज इस सवाल का जवाब फौरन नहीं दे सकी थी। वो होठ चबाते हुए यास्मीन को देखने लगी। यास्मीन जैसे सांस रोके हुए उसे देख रही थी। फरहा फुप्पो के घर? जरा ने कुछ कहे बगैर सर हिला दिया था। उनका रवैया कैसा था? क्यों मगवी बनाया था? कुछ पता लगा? बेबे ने फौरन सवाल पूछा था, इससे पहले कि जरा उससे कुछ कहता। कुछ नहीं पता लगा बेबे, बस शुक्र है इस कैद से आजाद हूं मैं। वो डरावना ख्वाब था और मैं इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहती। हवा का झोंका उसकी लट से शार्ट करता हुआ उसके गाल पर गिर गया था। हाँ, बस टॉपिक बदलो। जरा ने फौरन अपनी माँ को रोका था। पेपर्स तो खत्म हो गए ना, अब पाकिस्तान कब आओगी? मैं सोच रही हूँ आने का, वैसे भी थीसिस शुरू होने में कुछ वक्त है। अलबत्ता यहाँ जॉब शुरू कर दी है मैंने, सो मुझे नहीं पता वो छुट्टियाँ देंगे या नहीं, पर मैं बात करूंगी। हाँ तो छोड़ दो ऐसी जॉब जो तुम्हें माँ बाप से मिलने ना दे। बेबे ने नफरत से हाथ झिलाया था। महरोज बेबे की मासूमियत पर हंसी थी। बालकनी की तरफ बनी बंद खिड़कियों के पीछे खड़ी फरहान महरोज को फोन पर बातें करते हुए देख रही थी। उसकी आंखें गीली हो रही थी। कितने बरस बाद वह अपने भाई का चेहरा देख रही थी। वह वाकई एक अच्छा बाप निकला था। फ्री बर्ग के बोर्डिंग हाउस का दरवाजा खुला था तो पोलिना ने सर मोड़कर अंदर दाखिल होने वाली को देखा था। वो पाँव ऊपर उठाए कुर्सी पर बैठी लैपटॉप पर कुछ लिख रही थी जब महरोज अंदर दाखिल हुई थी। महरोज बालों की चिटियां बनाए फर वाली जैकेट पहने उसे देखकर मुस्कुरा दी थी। तुम कहाँ चली गई थी? कुछ अता पता ही बता देती। फोन्स तो अब तक मिले नहीं, सो तुम्हारा कांटेक्ट नंबर भी नहीं था मेरे पास। ऐसा करते हैं, पॉलिना ने कुर्सी से उठते हुए उससे गिला किया था। आई एम सॉरी। महज ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया था। दोनों चंद लम्हे यूं ही खड़े रहे। पोलिना इस वक्त ढूंढने पर भी उसके लिए नफरत महसूस नहीं कर पा रही थी। उसे कसूरवार अपना आप भी नहीं लगता था। बस वह एक ऐसे शख्स के लिए फीलिंग्स रखने लगी थी जो खुद किसी से मोहब्बत करने लगा था, और जो खुद मोहब्बत के जज्बे से गुजरे वो दूसरे मोहब्बत करने वाले शख्स के जज्बात की कदर करता है। उसे समझ आ गई थी कि वो उसे भीख भी नहीं देना चाहता था। अगर उससे कोई उसका साथ मांगता तो क्या वो देती? नहीं, वो अब सिर्फ डॉक्टर अब्दुल्ला के साथ की ख्वाहिशमंद थी। सो तय ये हुआ था कि दोनों ही एक कश्ती के सवार थे, पर मंजिलें मुख्तलिफ थी। तो इस सब में महरूज कसूरवार नहीं थी, जो दोनों से ही लाइल्म थी। महरूज उससे अलग होकर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ी थी। तुम फ्रैंकफर्ट चली गई थी अपने अपार्टमेंट? नहीं। महरोज अपनी अलमारी खोले अपने कपड़े निकाल रही थी। अपनी फुप्पो के पास गई थी। इनफैक्ट उन्होंने मुझे उस दिन पिक किया था। मैंने ये 5 दिन उनके अपार्टमेंट में गुजारे। वो कपड़े बेड पर फेंकती हुई जा रही थी। कपड़े कहाँ ले जा रही हो? पोलिना बेड पर पड़े उसके कपड़े उठाकर तय करने लगी। फ्रैंकफर्ट, अपनी फुप्पो के पास। छोड़ो तो मैं ये कर लूंगी। महरोज ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा था। मुस्तकिल जा रही हो? पोलिना अपना हाथ उससे खींचकर दोबारा कपड़े तय करने लगी। ये सेमेस्टर ब्रेक वहीं गुजारूंगी। वो पंजों के बल बैठते हुए निचले खाने से अपने जूते निकालने लगी। यानी वापस तो आओगी? पोलिना ने समझते हुए सर हिलाया था और एक एक करके उसके कपड़े तय करके बेड पर रखने लगी थी। आधे घंटे में दोनों ने मिलकर महरोज का सामान बैग में पैक कर दिया था। शुक्रिया। महरोज ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा था। अपना नंबर लिखवा दो। महरोज ने स्वेटर की जेब से मोबाइल निकाला था। नंबर नोट करने के बाद महरोज मोबाइल जेब में रखते हुए अपने बेड पर बैठ गई थी। पोलिना भी उसके बराबर बेड पर बैठ गई थी। महरोज उंगलियां बाहम मसलते हुए पोलिना को देख रही थी, जिसने बालों की बॉय कट करवा ली थी। उसके ब्लोंड कंधे तक आते बाल उस पर जचते थे, पर ये तो कोई और ही थी। चुप चुप सी उदास लड़की, जिसके होठों से मुस्कुराहट चिपकी रहती थी। वो होंठ अब खामोश रहते थे। क्या हुआ है पोलिना? क्या तुम अपने घर वालों को मिस करती हो? तुमने कभी घर वालों के बारे में नहीं बताया। पोलिना दोनों घुटनों के दरमियान हथेलियां रखते हुए जरा झुक कर बैठ गई थी। मेरी कोई फैमिली नहीं है। उसके लहजे में पहले जैसी सगुफ्तगी मफकूद थी। मेरे माँ बाप की तलाक हो गई थी जब मैं छोटी सी थी। मेरे बाप ने भी दूसरी शादी कर ली और मेरी माँ ने नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया था। मैं कभी अपने बाप के पास मॉस्को में रहती थी और कभी माँ के पास ओमेस्क में। मेरी माँ का बॉयफ्रेंड बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश करता था। मुझे अच्छा लगता था कि उसने मुझसे एक्सेप्ट कर लिया है। मैं उसे बाप का दोस्त का दर्जा देने लगी, पर पोलिना का गला रुंध गया था। रोज़े, उसने मुझसे 14 साल की उम्र में मासूमियत छीन ली थी।
मेरी मर्जी के बगैर खेल खेल में मैं खामोश रही और अपनी माँ को बता भी नहीं सकी। यही बात, तकलीफ, दुख मुझे अंदर ही अंदर खाता रहा। वो शख्स मेरी माँ के साथ लॉयल नहीं था। मैं उससे खौफज़दा रहने लगी थी, अपना कमरा लॉक रखने लगी थी, सिर्फ इसलिए कि मैं जहाँ बैठती हूँ, वो वहीं आ जाता और मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझे टच करता। मैं रीना की आंखों से आंसू गिरकर उसकी हथेलियों पर फिसले थे। शरीर बुखार में तप रही थी और मेरी माँ को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मुझे हेल्प लेने के लिए अपने हमसाये के पास जाना पड़ा था। मुझे लगता था मैं बुखार में तप तप कर मर जाऊंगी। सिर्फ अस्पताल बुलाने पर मेरी माँ अस्पताल आई थी। डॉक्टर्स के रवैये तशवीशनाक थे, अजीब थे। मेरी माँ सुर्ख चेहरा लिए मेरे पास आई थी, मुझसे ये पूछने कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, किसने मुझसे मासूमियत छीनी। मुझे इन्फेक्शन हो चुका था। मैंने बहुत हिम्मत करके उन्हें बताया था कि वो उनका बॉयफ्रेंड था जिसने ये सब किया था। तुम्हें पता है रोज़े, उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। वो अपने बॉयफ्रेंड की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो गई थी कि उन्हें लग रहा था मैं उनसे उनका बॉयफ्रेंड छीनने के लिए ये सब कर रही हूँ। सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए उन्होंने मुझे अबैंडन किया और बाद में उनका वही बॉयफ्रेंड उन्हें छोड़कर चला गया। जब मैं तुम्हें देखती हूँ और खुद को देखती हूँ, तो मुझे तुम पर रश्क आता है। तुम्हारे पास बहुत से रिश्ते हैं और मेरे पास कोई भी नहीं है। पॉलिना नाक से गीली सांस ऊपर चढ़ाते हुए सिसकती हुई बैठी थी। मैं उसको एकदम शर्मिंदगी ने आन घेरा था। वो अक्सर उसके सामने अपने घर वालों से घंटों फोन पर बात करती थी, उससे अपने माँ बाप की बातें बताया करती थी और उसे अंदाजा भी नहीं हो सका था कि पॉलिना के अंदर एहसास महरूमी और बढ़ जाती थी। वो मजीद खालीपन का शिकार होने लगती थी, असलियत में घिर जाती थी। उसने कहीं पढ़ा था कि पर्दा सिर्फ निगाह का या सत्र का नहीं होता है। पर्दा यह भी है कि किसी ऐसे शख्स के सामने उस नेमत का जिक्र ना करना जो उसके पास नहीं है। उसके एहसासात की फिक्र करना भी पर्दा है। वो नादानिस्तगी में पॉलिना का दिल दुखा चुकी थी। आई एम सॉरी, महरोज ने आहिस्ता से कहते हुए पॉलिना के दोनों हाथ थाम लिए थे। मैं कुछ भी नहीं जानती थी तुम्हारे बारे में, शायद मैंने हर्ट कर दिया तुम्हें। ओह सॉरी, पॉलिना ने गीली आंखों के साथ उसे देखा था। मेरा मकसद तुमसे सॉरी करवाना नहीं था, मैं सिर्फ अपने बारे में, अपनी महरूमियों के बारे में तुम्हें बता रही थी। तुम्हें पता है, यहाँ आने के बाद एक चीज़ का मुझे शिद्दत से एहसास हुआ है, और वो है महरूमी। हम सबकी ज़िंदगियों में कोई ना कोई महरूमिया या काश मौजूद है। जैसे तुम एक अच्छी फैमिली के ख्वाहिशकार हो, और जब मैं दूसरों की स्किन देखती हूँ, तो सोचती हूँ कि काश मेरी स्किन भी ऐसी होती। बहरहाल, इंसान महरूमियों के साथ तो जी ही लेता है, लेकिन असल जीत तब है जब उस महरूमी को हम अपने सर पर सवार ना करें, उसे अपनी ताकत बनाएं। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को कबूल कर चुकी हूँ। जब अल्लाह ने मुझे तख्लीक ही दो रंगों के साथ किया है, तो मैं क्यों शर्माऊं? इसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना कि मुझे बर्स है। मैं उस मजबूत लहजे में कहते हुए हल्का सा मुस्कुरा दी थी। पोलिना गीली आंखों के साथ मुस्कुराते हुए मैं उसके हाथों से अपने हाथ निकाल कर अपनी आंखें रगड़ने लगी। तुमने डॉक्टर अब्दुल्ला से कोई राब्ता किया? पॉलिना ने लहजे को सरसरी बनाते हुए पूछा था। नहीं, मैं क्यों राब्ता करूंगी? महरोज पल के झपकते हुए बेड से खड़ी हो गई थी। जब से वो कैद से निकली थी, चाहे जाने का एहसास उसे अच्छा लग रहा था। तो करो ना, कहीं लंच या डिनर पर जाओ साथ। नहीं, मैं क्यों जाऊं उसके साथ? महरोज ने कान के पीछे लट उड़सते हुए बेड से बैग उठाना चाहा। क्या मतलब, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो। अब जब उसकी फीलिंग्स का तुम्हें पता लग गया है, तो क्यों उसे टफ टाइम दे रही हो? उसने अपने मुंह से तो नहीं कहा। महरोज बज़ाहिर बैग बेड से उतारते हुए उसे ये देखा रही थी, जैसे ये टॉपिक उसके लिए अहम ना हो। ये क्या बात हुई, तुम कह दो अगर उसने नहीं कहा तो। पोलिना ने मुंह बनाते हुए कहा था। मैं? महरोज ने सीने पर उंगली रखी थी। मैं क्यों कहूँ? और फिर हमारे यहाँ ऐसे फैसले माँ बाप करते हैं, मैं पहल नहीं करना चाहती। कैसे फैसले? शादी के? तुम डायरेक्ट शादी तक पहुंच गई। पहले उसके साथ एक रिलेशनशिप तो रखना होता है ना, उसका पता लगे। तुम डायरेक्ट शादी तक पहुंच गई। पोलिना तकिया उठाकर अपने पीछे रखते हुए उस पर लेट गई थी। मेरे माँ बाप को रिलेशनशिप वाला सीन नहीं पसंद, हमारे यहाँ बस निकाह का रिलेशनशिप हलाल है, और खुद भी इसी के हक में हूँ। महरोज ने गर्दन उठाकर जैसे इनकार किया था। पोलिना दोनों हाथ सर के नीचे रखते हुए उसे हैरानी से देख रही थी, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो। हाँ, तो माँ बाप कोई शो पीस तो नहीं है ना। उनका फैसला हमारे लिए अहमियत का हामिल है, और उनका फैसला दुरुस्त होता है। महरोज बैग का हैंडल निकालने लगी थी। हैरत है, ऐसे शख्स के साथ कैसे रह लेती हो तुम लोग, जिसका कुछ अता पता ही ना हो, और उसे माँ बाप ने पसंद किया हो। बहुत अच्छे से रह लेते हैं। मेरे वालिदैन की शादी भी अरेंज थी, और दोनों बहुत खुश हैं।
अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नीचे मेरी फुप्पो खड़ी है। महरोज झुककर उसका घुटना थपथपाकर मुड़ गई थी। वो बैग घसीटते हुए कमरे से बाहर निकल आई थी। उसके लबों से मध्यम सी मुस्कुराहट चिपकी हुई थी। डॉक्टर अब्दुल्ला, वो था कहाँ? क्या उसे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग के वाकयात का पता नहीं चला? वो क्यों नहीं आया? चलो एक कॉल ही कर ले। कॉल? लेकिन उसके पास नया नंबर कहाँ होगा? महरोज सोचते हुए बैग सीढ़ियों से उतारने लगी। वो मामूल के मुताबिक स्कूल जाती थी। मई का मौसम बहुत बेहतर था। इस मौसम में बहुत से टूरिस्ट भी फ्रैंकफर्ट में घूमते फिरते नजर आते थे। उसे बहुत वक्त से आदम और प्रीति भी कहीं नजर नहीं आए थे। उसके दिन बहुत बोरिंग गुजरते थे। सिर्फ अच्छा वक्त वो होता था जब वो फरहा के साथ वक्त गुजारती थी। एक हफ्ते बाद जून में उसको पाकिस्तान जाने के लिए वीजा मिल गया था। उसके दिन का बहुत सा वक्त शॉपिंग में गुजर रहा था। फरहा उसकी शॉपिंग में मदद करती थी। वो उन दिनों खुश थी, चेहरे पर तबस्सुम था। हर रोज रात को वो और फरहा शौक से गिफ्ट पैक करते थे। आज मौसम अबर आलूद था। वक्फे वक्फे से बारिशें हो रही थी। बारिशें कुछ ज्यादा ही हो गई थी कि रिवर का पानी अपने हद से तजावज कर गया था। सड़कें बस गीली ही मिलती थी। अजीब सा दिल को रुला देने वाला मौसम हो रहा था। लंबे बालों को हाई पॉनी में कैद किए, चंद लटें गाल पर छोड़े, जामनी कॉटन शलवार सूट में पहने, वो कॉफी का कप लिए बालकनी की तरफ बढ़ रही थी जब उसे राहदारी में चलती फिरती प्रीति दिखाई दी। वो मामूल की तरह मुस्कुरा रही थी। कंधे तक आते काले बालों को खुला छोड़े वो सफेद जैकेट जिस पर कढ़ाई हुई थी पहने अब उसके सामने खड़ी थी। कहाँ थी तुम? बहुत वक्त बाद दिखाई दी हो। काफी कॉल्स भी की थी तुम्हें। मैं अब पाकिस्तान जाने वाली हूँ, सोचा तुमसे मिल कर जाती। महरोज उसे देखते ही खुशगवार हैरत में मुब्तला हुई थी। ओह, ये तो एक ही कॉफी का कप है, तुम्हारे लिए बना कर लाऊं? महरोज ने शर्मिंदा होते हुए अपना कप उसके सामने किया था। आओ यहाँ बैठते हैं। प्रीति उसे कोहनी से थामती बालकनी का स्लाइडिंग दरवाजा खोलती बालकनी की तरफ ले आई थी। सुबह से होने वाली बारिश अब थम चुकी थी। फर्श पर बिछा मसनूई लश ग्रीन नजर आता हुआ कारपेट गीला हो चुका था। छत तले रखे आरामदेह काउचिस पर बैठते हुए महरोज ने गौर से उसे देखा था। वो निहायत संजीदा लग रही थी। मुझे भी बहुत ज्यादा होने वाली बारिशें गमज़दा करती हैं। महरोज ने गीले नजर आते हुए आसमान की तरफ देखा, जो अब तक फूला फूला नजर आ रहा था, जैसे अब भी उसमें बरसने के लिए बहुत सा पानी जमा हो। मौसम नहीं, कभी कभी उससे जुड़े एहसासात लोग वाकयात गमज़दा कर देते हैं। प्रीति भी आसमान को देखते हुए बात करने लगी। क्या हुआ है प्रीति? महरोज उसे गहरी नजरों से देख रही थी। महरोज, तुम समझदार लड़की हो, मैं तुमसे समझदारी ही एक्सपेक्ट करती हूँ। प्रीति पूरी की पूरी उसकी तरफ घूम गई थी। मुझे तुम्हें आज सब बताना है, शुरू से लेकर अब तक की सारी सच्चाई। तुम्हें मजीद अंधेरे में रखना उन दो दोस्तों को मारने के मुतरादिफ है। वो ऑक्सीजन है एक दूसरे की, एक रूह और दो जिस्म है वो। खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत रिश्ता है उनका। अगर दोनों से पूछ लिया जाए ना कि क्या एक दूसरे के लिए जान दोगे, तो वो क्या, क्यों, कैसे जैसे सवाल नहीं पूछेंगे। बस गर्दन आगे कर देंगे। और ऐसा दोस्तों को दीमक लगते मैं नहीं देख सकती। कौन दोस्त? महरोज का दिल तेजी से धड़का था। आदम और अजहान। आखिरी बाब 11। खला। बादल फिर से फूलने लगे थे। दिल चाह रहा था कि इन बिछड़े दो दोस्तों पर मातम कर ले, रो ले। आदम भी जैसे उन फूले बादलों का साथ चाहता था। उसके भूरे बाल कानों से नीचे तक आ गए थे। आईब्रो के बीच का कट भी नए उगने वाले बालों में छुप गया था। शहद रंग आंखों में हिस्न उतर आया था। वो अपने अपार्टमेंट के किचन में खड़ा स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाकर घोंट ले रहा था। और कॉफी का घोंट एक बार फिर उसने थूका था। उसे लग रहा था मुंह का जायका जैसे कोई छीन कर ले गया हो। उसे नींद ठीक से नहीं आ रही थी, ना ही उसे खाना जायकादार लग रहा था। बारिशों की वजह से उसकी एलर्जी भी बढ़ चुकी थी। उसके नाक सुर्ख रहती थी। हर कुछ मिनट बाद वो छींकता था। वो बदमजा होते हुए स्टूल पर बैठ गया था। तुम मुसलमान क्यों हुए थे? बहुत अरसे से ये सवाल अजान उससे पूछना चाह रहा था। अजान स्त्री के स्टैंड के पास खड़ा अपनी शर्ट प्रेस कर रहा था। क्योंकि मैं जन्नत में भी तुम्हारे नाक में दम किए रखना चाहता हूँ। अब तुम अकेले अकेले सारे मजे ना लो ना। मुंह में बादाम डालते हुए आदम स्त्री स्टैंड के दूसरी तरफ रखे काउच पर गिरने के से अंदाज में बैठा था। आसान स्त्री के हैंडल पर हाथ रखे उसे घूर रहा था। अब ऐसे मत देखो, मेरा शिद्दत से दिल चाहता है मैं लड़की होता। वैसे अगर मैं लड़की होता तो तुम मुझसे शादी करते? आदम ने मासूमियत से आंखें परपटाई थी। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं इस बिल्डिंग से छलांग लगाने को तरजीह दूंगा। आसान भी उसे चढ़ाने में कोई कसर नहीं रखता था। क्यों? इतना हसीन तो हूं मैं। आदम को शदीद दुख हुआ था। ये देखो,
हनी रंग आंखें, लंबा सा कद, खूबसूरत बाल। और जब मैं मुस्कुराता हूँ ना तो डियाना कहती है, बस इसी पोज में बैठे रहो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अजान कानों को हाथ लगाकर कहका लगा बैठा था। अजान का वो कहका अभी भी लॉन्च के किसी कोने में गूंजता था। तो आदम ने चौंक कर कमरे की तरफ निगाह उठाई थी। वो नहीं था वहां। अजान का कुछ पता नहीं लग रहा था। पूरे 1 महीने से वो कहीं लापता हो गया था। उस रात झगड़े के बाद वो कहाँ गायब हो गया था कोई नहीं जानता था। उसे हर जगह ढूंढा गया था, पर जैसे वो किसी और सियारे की तरफ जा चुका था। और वो क्यों गया था, आदम से बेहतर कौन जानता था। उसने अजहान से कुर्बानी नहीं मांगी थी, तो वो क्यों दे रहा था। उसे क्या लगता था कि तिकोन से निकल जाने से तिकोन के बाकी सतून अपनी जगह खड़े रहेंगे, वो भी गिर जाएंगे। वो किस मुंह से अब महरोज का सामना करेगा। क्या वो उसका साथ मांग पाएगा। मांग भी ले तो अजहान हमेशा उनके दरमियान रहेगा। वो अजहान को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता था, कभी भी नहीं। महरोज ने नासमझी से उसे देख रही थी। वो कॉफी का कप फर्श पर रखते हुए उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। आदम, वो जिसे मैं जानती हूँ, राइट? तो अजहान कौन है? दो दोस्त एक तहखाने में मिले थे, जहाँ ना धूप गुजरती थी ना जिंदगी का कोई रंग था। वहाँ इंसानी जिस्म की बदबू थी। वहाँ नशा बेचने के लिए दारू पड़ी होती थी। वहाँ जब इंसानी जिस्म की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो अपने ही साथी को यूजलेस समझकर उसे भी मार देते थे, सिर्फ उसके अज़ा निकाल कर बेचने के लिए। इस ठंडे से कब्र नुमा सर्द खाने में उन दो दोस्तों ने पूरे 5 साल गुजारे। एक दूसरे का बचपन, एक दूसरे की जवानी, गम और तकलीफ देखी, सिर्फ ज़हनी हालत दुरुस्त रखने के लिए। वो दो दोस्त एक दूसरे की दवा, मेडिसिन बन गए थे। उस सर्द खाने से आज़ाद हो जाने के बाद वो दो दोस्त एक जगह काम करने लगे, जहाँ उन जैसे मजलूम लोगों की दाद रसी की जाती थी। बहरूप बदलकर वो लोग माफिया में घुसकर उन्हें बेनकाब करते थे। उन्हें दो दोस्तों की मेहनत के सिले में एक मुफ्त स्किल सिखाने वाला ये इदारा स्किल टीज कैंप में आया। महरोज होठ चबाते हुए कंफ्यूज्ड लग रही थी। उन दो दोस्तों की जिंदगी तब बदली जब एक लड़की से वो लड़का टकरा गया। वो लड़का उसे पसंद करने लगा और इत्तेफाक से उसी लड़के ने उस लड़की को बदमाश से बचाया था। वो लड़का उन दिनों डॉक्टर के बहरूप में उन माफियाज को बेनकाब कर रहा था, जो झूठी रिपोर्ट्स बनाकर ऑपरेशन सजेस्ट किया करते थे। वो लड़का जानता था स्टॉक करना गलत बात है, पर वो स्टॉक कर बन गया था। वो उस लड़की की खातिर अपने दोस्त से छुपकर प्रोफेसर बन गया। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। महरोज सांस रोके जैसे अपनी ही कहानी सुन रही थी। उसका दोस्त भी अनजाने में उस लड़की को पसंद करने लगा। फर्क सिर्फ इतना था कि वो डेयरिंग लड़का अपने असल शख्स और नाम के साथ उसे मिला। वो जानता था वो जो कर रहा है गलत है, पर वो भी दिल के हाथों मजबूर हुआ। वो अक्सर कहता था वो लड़की मासूम बहुत है। जब वो गुस्से में नथने फुलाकर देखती है तो मेरा सांस रुक जाता है। मैं किसी ट्रांस में चला जाता हूँ। जब रोते हुए उसकी नाक फूलती है और होंठ का ऊपरी हिस्सा फूल जाता है, तो ऐसा लगता है कोई छोटी बच्ची अपनी महबूब चीज को खो जाने पर रो रही है। वो वो लड़की मैं हूँ। मैं उसकी आवाज में कपकपाहट थी। हाँ। और वो लड़का डॉक्टर अब्दुल्ला यानी प्रोफेसर जोश। और असल में अजहान। हाँ। और वो लड़का आदम उसका दोस्त। हाँ। ओ गॉड। महरोज चेहरे के दाएं बाएं हाथ रखे कोच से उठ गई थी। वो बेयकीनी से फर्श को घूर रही थी। वो पिछले 1 साल किसी फिल्म की तरह उसकी नजरों के सामने घूम रहा था। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। हाथों में हल्की सी कपकपाहट होना शुरू हो गई थी। क्या तुम आदम या अजहान की फीलिंग्स भाप नहीं सकी? कैसे भापती? महरोज हैरत से मुड़ी थी। अजहान मतलब डॉक्टर अब्दुल्ला इतना लिया रवैया रखता था। मैं कैसे समझ पाती कि वो मेरे लिए क्या महसूस करता है। मैंने तो उसकी असल शक्ल भी नहीं देखी। वो प्रोफेसर जोश के रूप में भी बदमिजाज प्रोफेसर का रूप धारे हुए था। वो क्या महसूस करता है मैं कैसे समझ पाती। और आदम। वो काउच पर दोबारा बैठ गई थी। मुझे वो एक फ्लर्ट करने वाला हर वक्त हंसने बोलने वाले लड़के से ज्यादा कुछ नहीं लगता था। मैं बिल्कुल बेखबर थी। वो अब तक हैरत से बैठी हुई थी। उसकी आवाज में लग्जिश थी। गला बैठा जा रहा था। उसे डॉक्टर अब्दुल्ला के क्लिनिक में पड़ा जोश का मफलर याद आया था। वो तब भी नहीं पहचान सकी। उसने आंखें जोर से मीच ली थी। बुरा ये हुआ कि अजहान जान गया कि आदम तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखता है। और अब 1 महीने से वो कहीं लापता है। जिस दिन तुम लाइब्रेरी वाले वाक्य के बाद बाहर निकली थी, दोनों में बहस हो गई थी। उस रात के बाद अजहान कहाँ है हमें कुछ नहीं पता। प्रीति की आवाज भर्रा गई थी। मैं बिल्कुल लाइल्म रही हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं बेवकूफ बनती रही, एक ही शख्स की कई जगह देखती रही और पहचान भी न सकी। यानी मेरे साइकिल में फूल भी अजहान रखता था। वही था जिसने मुझे तुमसे मिलवाया।
हाँ, वही था। मैंने उसकी आँख से आँसू गिर गया था। वो दोनों चंद लम्हे यूं ही खामोश बैठी रही। बारिश का खुशगवार मौसम एकदम ही गमगीन लगने लगा था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया प्रीति? मेरा उसका दिल बंद हो रहा था। मैं उन दोनों की खातिर खामोश रही। मैंने सोचा था दोनों सॉर्ट आउट कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हो सका। प्रीति ने शहादत की उंगली से आंखें साफ की थी। मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए? मैंने उसने गर्दन प्रीति की तरफ मोड़ी थी। उसके लिए दुआ। शायद उसे तुम्हारी दुआ वापस ले आए। उसने बहुत सख्त वक्त देखा है। ये कंपनी उसकी मेहनत का फल है और उसे अब यहाँ होना चाहिए। न जाने वो कहाँ भटक रहा होगा। उसे मैंने उसने थूक निकला था। उसे क्या लग रहा है कि वो क्यों ऐसा चला गया? उसे लग रहा है क्या ऐसे आदम आसानी मेरा हाथ मांग सकेगा? प्रीति ने आहिस्ता से सर हिलाया था। महरोज के बदतरीन खदशात दुरुस्त हुए थे। और मेरी राय कहीं पर भी नहीं। ओह गॉड! महरोज माथा सीधा हाथ के प्याले में गिराते हुए चेहरे का रुख मोड़ गई थी। मुझे तो फैसले का इख्तियार दिया ही नहीं उसने। महरोज ने खुद कलामी की थी, जिसे प्रीति ने आसानी सुन लिया था। अगर अजहान उसे चाहता था तो महरोज भी तो दिल ही दिल में उसे चाहने लगी थी। फिर उसे क्यों लगा कि वो आदम का साथ कबूल कर लेगी? वो शुरू से क्लियर थी। वो दो कश्तियों की सवार नहीं थी। अगर अब किसी का भी साथ कबूल करेगी तो वो सिर्फ अजहान होगा। वो कब से जाय नमाज पर बैठी खाली अलजहनी की आलम में जाय नमाज पर बने नक्श निगार पर उंगली फेर रही थी। उसे हमेशा एक ही चीज से डर लगता था, एक तरफा मोहब्बत। अगर उसे किसी से एक तरफा मोहब्बत हो गई तो एक तरफा मोहब्बत जानलेवा होती है। ना बता पाते हैं, ना ही भुला पाते हैं। एक असियत कांटा जो सारी जिंदगी चुभता रहता है। एक तरफा मोहब्बत की असियत में रद्द किया जाना भी शामिल है। सामने वाला कहीं में तो कभी मोहब्बत के वादे नहीं किए तुमसे, फिर तुम क्यों मर मिटी मुझ पर? इस सवाल का तो कोई जवाब ही नहीं। अगर चाहे जाने वाला बिछड़ जाए तो उसके मिलने की आस रहती है, और आस तो इंसान को मारती भी है और जिंदा भी रखे हुए होती है। उसकी आंख से आंसू टूटकर उसके हाथ की पुष्ट पर गिर गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे जर्मनी नहीं आना चाहिए था। वो जब से यहाँ आई थी, ना खुद सुकून में थी, ना ही घर वाले सुकून में थे। वो कर्ज का एक सिलसिला अपने बाप के सर छोड़ आई थी। जब यहाँ आई थी तो गमों से दूर सिर्फ पढ़ने की गर्ज से आई हुई महरोज थी, और जब जा रही थी तो बहुत से पछतावे अपने साथ ले जा रही थी। और सबसे बड़ा पछतावा आसान से मिलना था। वो एतराफ कर रही थी कि उसे एक तरफा मोहब्बत हो गई थी। वो सीने के मकाम को मसलते हुए होठ आपस में बेबस किए बेआवाज रो रही थी कि फोन की घंटी पर चौंक गई थी। गीली होती आंखों के साथ उसने हसीब का नंबर देखा था। वो वीडियो कॉल काट कर वॉइस कॉल कर चुकी थी। वो सुर्ख मतवरम आंखों के साथ अपने घर वालों से बात नहीं कर सकती थी। वो भाप जाते कि महरोज रोई है। कैसी हो महरोज जान? बेबे की खुशगवार आवाज सुनते ही महरोज के बेकरार दिल को करार आया था। बेबे, मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है, जरार से तो इंतजार नहीं हो पा रहा है। परसों का तुम जरा आकर अपना कमरा देखना, जरार ने खुद सजाया है। उसकी सेहत भी आकर देखना। सिर्फ तुम्हारे आने की खबर से ही उसका वजन 2 किलो बढ़ गया है। बेबे कहका लगा बैठी थी। महरोज होठ चबाती हुई अपने आप पर काबू रखने की कोशिश कर रही थी। उसे बिला वजह रोना आ रहा था। अच्छा, फराह आ रही है कि नहीं? नहीं। बहुत मनाया पर वो भी खान बाबा की बहन है, नहीं मान रही। महरोज ने अपनी आवाज को कदरे नॉर्मल बनाने की कोशिश की थी। अच्छा, जरा उसका फोन दो, देखती हूँ कैसे नहीं आती। महरोज सर से दुपट्टे का कोना नाक पर डालते हुए उठी थी। लॉन्च में रखे सोफे पर बैठे फरहान आंखों पर ऐनक लगाए अपने लिखे गए रिसर्च आर्टिकल को गौर से पढ़ रही थी, जब महरोज ने बेबे का फोन है कहकर उसे थमा दिया था। कैसी हैं आप? फरहान ने गोद से लैपटॉप हटाकर मेज पर रखा था। बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। सलीमा जान ने आवाज को हद तक इम्कान बीमार जाहिर करने की कोशिश की। क्या मतलब? फरहा जो सोफे से टेक लगाने वाली थी, एकदम ही सीधी हो बैठी थी। मेरा शुगर बड़ा हाई हो गया है। अस्पताल में रहकर आई हूँ मैं कई दिन। ना यास्मीन कुछ बताती है, ना जरार। चोरी छिपे दोनों मियाँ बीवी कुछ कहते रहते हैं। जरार तो ज्यादा ही परेशान है। उसने कई बार छुप छुप कर रोते हुए देखा है। दोनों मियाँ बीवी ने तय कर रखा है कि मुझे कुछ नहीं बताना। शायद मैं मरने वाली हूँ। बेबी की आवाज भर्रा गई थी। अल्लाह ना करे आप यास्मीन भाभी से बात कराएं मेरी। नहीं है वो, मेरी रिपोर्ट्स लेकर गए हैं दोनों मियाँ बीवी। कई दिनों पहले अपने मरी हुई माँ को ख्वाब में देखा था मैंने। मैं नहीं बचने वाली, अपने मरने के करीब माँ को जनाजे पर भी नहीं आओगी। बिल आके सलीमा जान सिसकी ले बैठी थी। फरहा के दिल पर जैसे घोंसा पड़ा था। मोरे, फरहा ने तड़प कर उन्हें पुकारा था।
अच्छा नहीं आना मेरी ज़िंदगी में, तो जब मैं मर जाऊँ फिर ज़रूर आना और मेरी मैयत के पास बैठकर कहना, मोरे मैं आखिरी दफ़ा देखने आ गई हूँ। मोरे का ज़ब टूट गया था और वो फूट-फूट कर रोती थी। मोरे मैं आ जाती हूँ पर मैं होटल में रुकूंगी। फरहा फौरन मान गई थी। चंद एक रस्मी बातों के बाद फोन बंद हो गया था। देखा, ऐसे बुलाते हैं नाराज बच्चों को। सलीमा जान ने फोन हसीब को पकड़ा कर यास्मीन को ऐसे देखा था जैसे पूछ रही हो फिर कैसी रही मेरी एक्टिंग। हसीब मुंह खोले हक्का बक्का सलीमा जान को देख रहा था। ये एक्टिंग में क्यों नहीं गई? ये एक्टिंग क्लासेस कब से शुरू करेंगी आप? सलीमा जान ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए रुककर हसीब को देखा था और फिर उसकी शरारत समझते हुए पैरों के पास रखे हुए जूते को उठाने लगी। महरोज जायनमाज तय करके अलमारी में रखकर पलटी थी। वो सर से दुपट्टा उतारकर बेड पर फेंकती वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी थी कि कमरे का दरवाजा खुला था। फरहाद दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे उसे देख रही थी। उनके कंधे तक आते ब्राउन बाउल ढीली सी पौनी में बंधे हुए थे। उन्होंने आगे बढ़कर महरोज की कलाई थामी थी और उसे अपने साथ बेड पर बिठाया था। क्या हुआ? नाक क्यों सुर्ख है? उन्होंने नरम लहजे में इस्तफसार किया। ऐसे ही, एलर्जी की वजह से, महरोज ने जवाब अपने घुटनों को देखते हुए दिया था। बेबे तो बता रही थी कि तुम्हें कोई एलर्जी नहीं है। फरहा ने उससे सच उगलवाने के लिए झूठ बोला था। यहाँ हो गई है। महरोज अपने दाएं हाथ की पुष्ट पर उभरते तिलों को देख रही थी। एलर्जी में आंखें भी तो सुर्ख हो जाती हैं और होंठ भी। आवाज भी भारी सी हो जाती है। बेवकूफ किसे बना रही हो? साफ बताओ मुझे। महरोज एकदम फराह से लिपट कर बुलंद आवाज के साथ रोने लगी थी। फराह भौचक्का बैठी उसके बैन सुन रही थी। वो जैसे अंदर का तूफान बाहर निकाल रही थी और फराह उसे निकालने दे रही थी। कितनी ही देर वो यूं ही फराह से लिपटी रही। उसके आंसू में अब कुछ कमी आ गई थी। ऐसे नहीं रोते। जो आपसे प्यार करता है उसकी सांसें भी बंद हो सकती हैं। क्या हुआ है? फराह ने उसके कंधे के गिर्द हाथ फैलाते हुए उसे नरमी से पुचकारा था। मुझसे गलती हो गई है बस। मुझे अब सुकून नहीं है। मैं बेसुकून हो गई हूँ। हर गलती का कोई ना कोई मदावा होता है। दिल छोटा ना करो। प्यार करने का कोई मदावा है? जो बिछड़ जाए उन्हें वापस लाने का कोई मदावा है? फरहा ने हैरत से महरोज को बालों को देखा था। कौन? किससे हुआ है तुम्हें प्यार? मैं खुद भी उसे इतना नहीं जानती, मगर अब सब जान गई हूँ। और अब वो कहीं नहीं है। क्रिश्चियन तो नहीं है ना? नहीं। बस ठीक है, मुसलमान है, फिर तुम्हारे घर वालों को मना लूंगी मैं। फरहा ने प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरी थी। मैं शादी की बात नहीं कर रही। महरोज आहिस्ता से उनसे अलग हुई थी। फिर महरोज दोनों हाथों की पुष्ट से आंखें रगड़कर फराह को देखने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पिछले साल से लेकर आज तक के वाकयात बताती रही थी और फराह टांग पर टांग रखे उसे सुनती रही। महरोज नाक से भारी सांस लेते हुए खामोश बैठी हुई थी। फराह अपनी उंगलियों से खेलते हुए कुछ सोच रही थी। कमरे में नामहसूस सी खामोशी का राज था। पहले मुझे लगता था मुझे एकतरफा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे बर्स है और शायद सामने वाला इसी बात पर मुझे रिजेक्ट कर देगा। मुझे दुख होगा। रिजेक्ट होना मेरा सबसे बड़ा फियर है। पर अब समझ आई कि ऐसे एकतरफा मोहब्बत भी तो दुख देती है। उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और अपना तसव्वुर मेरी जिंदगी में साबित करके कहीं चला गया है। बहुत तकलीफ होती है पप्पो जब आपने सारी जिंदगी दिल में किसी को जगह नहीं दी हो और जब किसी को वो जगह दे दी जाती है तो वो बिछड़ जाता है। मेरा दिल बंद होता है अगर मैं सोचती हूँ कि अगर वो ना मिला मुझे तो। फराह सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून खींचते हुए तकलीफ से दो चार थी। महरोज उसे कई साल पीछे ले गई थी जब उसकी टोरंटो में शहजाद से मुलाकात हुई थी। उसकी आंखों में वैसी ही चमक दर आई थी जैसे फराह को देख लेने के बाद उसकी आंखें चमका करती थी। हमारी सेपरेशन हो गई। ओह। फुटपाथ पर चलते हुए फराह बस इतना ही कह सकी थी। ठंडी यक हवा शहजाद का कोट उड़ा रही थी। मैं इंसाफ नहीं कर सका इसीलिए मैं उससे माजरत कर ली। मैं उसका गुनहगार हूँ जो उसका उसका जायज मकाम नहीं दे सका। उसका लहजे में तकलीफ थी। एकतरफा मोहब्बत ने मुझे बहुत अजियत दी है। जब दिल में किसी को जगह ना दी हो, सोचा हो किसी स्पेशल शख्स को ही वो जगह मिलेगी, वो स्पेशल शख्स खुद ब खुद बिन बुलाए मेहमान की तरह दिल में आ जाता है, मगर वो बिछड़ जाता है। वो कुछ समझना सुनना ही नहीं चाहता हो। अजियत होती है, फिर दिल बंद हो जाता है। शहजाद जैसे सामने ही टेबल के पास खड़ा सीने पर हाथ बांधे उसे मुस्कुराकर देख रहा था। उससे पूछ रहा था, अब कैसा लग रहा है किसी अपने को इसी असियत में जलते हुए देखना जिसमें तुमने मुझे रखा था? फरा खौफजदा सी बैठी शहजाद के ख्याली चेहरे को देख रही थी। कर्मा, उसके साथ कर्मा ही तो हुआ था।
फ्रैंकफर्ट का आसमान फूला-फूला सा था। हर चीज़ भीगी-भीगी सी नज़र आ रही थी। महरोज़ बालों का जूड़ा बनाए, हल्के आसमानी रंग के फ्रॉक पर दुपट्टा फैलाए एयरपोर्ट के पैसेंजर एरिया में बैठी हुई थी। फरहा ज़रूरी कॉल अटेंड करने के लिए दूर सतून के पास खड़ी थी। महरोज़ के इर्द-गिर्द बैठे मुसाफिर आपस में मौन गुफ्तगू थे, तो कुछ मोबाइल इस्तेमाल करने में मसरूफ़ थे। महरोज़ घुटने मिलाए किसी स्टैच्यू की तरह बैठी हुई थी। उसने खुद को अपने घर वालों के लिए मजबूत बना रखा हुआ था। कोई आहिस्ता से उसके बराबर सीट पर बैठा था। उसके ब्राउन बाल छोटी सी पोनी में बंधे हुए थे। उसने ब्लू जींस के साथ टर्टल नेक शर्ट पहनी हुई थी। महरोज ने आहिस्ता से गर्दन बाएं तरफ मोड़ी थी। उसकी काली आंखें शहद रंग आंखों से टक रही थी और वो आज उन आंखों को पढ़ पाई थी। उन जज्बों को भाग गई थी जो पहले उसे कभी नजर नहीं आए थे। आई एम सॉरी। आदम ने आहिस्ता आवाज में अपनी खजालत का इजहार किया था। कोई बात नहीं। महरोज के लहजे में कोई गुस्सा नहीं था। प्रीति सब बता चुकी है मुझे। मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है, ना ही कोई गिला है। कभी-कभार दिल पर इख्तियार नहीं हो रहता। आदम। आदम ने शायद पहली बार उसके मुंह से अपना नाम सुना था। अगर हालात मुख्तलिफ होते तो वो उसे कहता कि एक बार फिर कहो, मगर ये ख्वाहिश वो दिल में ही दबा गया था। उसने गहरा सांस लेकर उसके चेहरे से निगाहें हटा ली थी। तुम जब पाकिस्तान से आओगी तो मुझे अपने करीब नहीं पाओगी। क्यों? तुम जिच होती हो ना मुझसे। वो एयरपोर्ट के टाइल्स देखते हुए आहिस्ता आवाज में कह रहा था। होती थी। मुझे तुम, प्रीति और अजहान अपनी जिंदगी में चाहिए हो। आदम ने बेयकीनी से उसे देखा था। मुखलिस दोस्त किसी किसी को मिलते हैं, तो हम दोस्त हैं? आदम ने पुस्त आवाज में उससे पूछा था, या शायद खुद से पूछा था। हम दोस्त हैं, महरोज ने भी आहिस्ता आवाज में कहा था। आदम ने सर हिलाते हुए चेहरे का रुख फेर लिया था। दोस्ती मेरे नजदीक खूबसूरत रिश्ता है, इक्वलिटी पर मबनी रिश्ता। वरना हर रिश्ते में हम एक दूसरे को एहसास दिलाते हैं कि मैं रिश्ते में तुमसे बड़ा हूँ, पर दोस्ती में आप कभी ये नहीं कहते कि मैं दोस्ती में तुमसे बड़ा हूँ। दोस्ती एक दूसरे से स्टेटस या हुस्न की बुनियाद पर नहीं होती, बस कंपेटेबिलिटी की बुनियाद पर फलती फूलती है। दोस्ती के कोई हकूक, कोई सेड रूल्स नहीं है, जैसे मियाँ बीवी के हकूक होते हैं या वालिदैन के। इसलिए दोस्ती पसंद है मुझे। महरोज गोद में रखे मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां फेरते हुए कह रही थी। आदम की आंखों में नमी तैर गई थी। उसने मुस्कुराकर सर को खम दिया था। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। महरोज ने सर उठाकर उसे देखा था। वो आहिस्ता से उठा था और मुड़कर एग्जिट की तरफ बढ़ने लगा। महरोज गर्दन मोड़े उसे देखती रही, जरा जैसे एक मिनट भी अपनी बेटी को अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहता था। बेबे और यास्मीन तो बस किचन और फिर उसके पास बैठकर उसकी सेहत डिस्कस करते रहती थी। उसके कमरे में वॉलपेपर्स लग चुका था। छोटे छोटे कुमकुमे उसके बेड क्राउन से लपेट दिए गए थे, जो रात को जलते तो नन्हे सितारे लगते थे। कैसा लगा कमरा? जरा फकरिया सीने चौड़क किए उसे देख रहे थे। बहुत आला। आंखों में आई नमी को छुपाने के लिए वो खिड़कियों पर लगे सिल्क के पर्दे के पास चली आई थी। वो ये सब जर्मनी में मिस करती रही थी और अब वहां से भी बहुत सी यादें साथ ले आई थी, जो रोजाना उसे तंग करती थी। रात का वक्त होते ही जरा उसका लैपटॉप लिए उसके बेड पर बैठ गए थे। कब से कोई फिल्म नहीं देखी? देखो कौन सी नई फिल्म आई है। हसीब किसी खौफनाक फिल्म का कह रहा था। एविल या पता नहीं, डेड। वह थोड़ी पर उंगली रखे हुए नाम याद करने की कोशिश कर रहे थे। एविल डेड राइज बहुत खौफनाक है खान बाबा। महरोज लैपटॉप ऑन करते हुए हंसती थी। फिर तो और मजा आएगा। मैं नए किस्म के पापड़ लाया हूँ। लाइट ऑफ करते हैं और फिर देखते हैं। जिसके मुंह से पहले चीख निकलेगी वो कल डिनर बाहर करवाएगा। मैं जरा पापड़ ले आऊं। जरार कमीज दुरुस्त करते हुए बेड से पांव उतार चुके थे। बाबा। महरोज ने हंसते हुए सर हिलाया था। वो यहाँ आकर बहुत बेहतरीन महसूस कर रही थी। मुकम्मल हील्ड तो नहीं हुई थी, पर कुछ दिल को सुकून मिल गया था। उसके आने के एक हफ्ते बाद ही फरहा लाहौर आ चुकी थी। बेबे का चेहरा खुशी से सुर्ख था। वो बेताब नजर आती थी, पर जरार के सामने अपनी बेताबी छुपा लेती थी। कितना कहा है आ जाओ, घर नहीं आ रही। जरार की गैर मौजूदगी में सलीमा जान मटर छीलते हुए यास्मीन से बातें कर रही थी। मैंने कहा जब जरार ना हो तभी आ जाओ, फिर भी देखो नहीं मानी। सलीमा जान ने कहते हुए मुंह में मटर का दाना डाला था। महरोज हसीब के घर के लॉन में बैठी मायदा का बेटा गोद में बैठा उसके साथ खेल रही थी। वो फूले गालों वाला बच्चा महरोज के लंबे बालों से खेलता खुश नजर आ रहा था। उसकी तरफ मेज पर गर्म भाप उड़ाते हुए चाय का कप रख दिए जाने पर महरोज ने सर उठाया था। मायदा अपना चाय का कप लेने मेज के दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। कैसी चल रही है जिंदगी?
महरोज ने मायदा के बेटे को गोद से उतारते हुए उससे पूछा था, मुतमईन, पुरसकून? मायदा ने मुस्कुराकर चुस्की ली थी। और अब शोहर का रवैया कैसा है? मुझे पता नहीं है अब। मायदा ने आम से लहजे में कहते हुए चाय के कप पर उंगली फेरनी शुरू की थी। ये भी मुश्किल काम है, शोहर को इग्नोर करना। महरोज ने कहते हुए अपना चाय का कप उठा लिया था। खुद को मसरूफ कर लेना जहन के लिए अच्छा होता है। सारी बीमारियों की जड़ ये दिमाग है। उसने अपनी शहादत की उंगली अपने माथे पर रखी थी। डिप्रेशन भी यहीं से शुरू होती है। जब तक जहन मसरूफ नहीं होगा तब तक सुकून नहीं मिलेगा। मैंने भी खुद को मसरूफ कर लिया। जब तक घर बैठी रही बस यही सोचती रही थी कि वो मुझ पर तवज्जो क्यों नहीं देता। उस तकरीब में सब बीवियां अपने शौहरों के साथ आई थी, तो मैं क्यों अकेली हूँ? मैंने तुम्हारे मशवरे पर अमल किया, अपने इस स्किल पर काम किया जिसको मजीद पॉलिश करने से मुझे कोई काम मिल सकता था। मैं ये छोटी सी जूनियर एडिटर की जॉब करते हुए खुश हूँ। तनख्वाह बहुत नहीं है पर कम अज कम मेरा दिमाग किसी काम में लगा रहता है। हाँ, अब भी मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि वो मुझे वक्त दें, पर अब पहले की तरह मैं रोती नहीं हूँ। जब मैंने कॉम्प्रोमाइज करना ही है तो रो धो कर क्यों करूँ? हमारे मुआशरे में तलाक लेकर घर बैठ जाना बहुत मुश्किल है, वो भी जब एक बेटे का साथ हो। तलाक लो तब भी जिंदगी मुश्किल, ना लो तब भी। मुआशरा वैसे भी इंसान को किसी हालत में खुश नहीं रहने देता। फिर मेरे पास कॉम्प्रोमाइज का रास्ता ही बचा। महरोज उसे एकटक देखती जा रही थी। वह पहले से बहुत मजबूत और मुतमईन लग रही थी। अगर वो हालात के साथ समझौता करके मुतमईन रह सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं? महरोज के अंदर जैसे एक नई महरोज ने जन्म लिया था, हालात के साथ मुकाबला करने वाली महरोज ने। उस रेस्टोरेंट के अकब में बादशाही मस्जिद नजर आ रही थी। ओपन एरिया रेस्टोरेंट की खुली फिजा में बेबे, यास्मीन, जरार और महरोज बैठे हल्की फुल्की गपशप में मसरूफ थे। काले आसमान तले बहुत से लोग बैठे खाना तनावल कर रहे थे। महरोज थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना फोन चेक करती थी और फिर बेबे को आंखें से इशारा करती कि अभी उनके आने में टाइम है। वो अपने गोद में रखे दुपट्टे से निकलते मोतियों से खेलते हुए उनकी बातें सुन रही थी, पर दिल व दिमाग कहीं और था कि एकदम गोद में पड़ा हुआ उसका फोन थरथराया था। महरोज बेबे को देखकर सर हिलाती उठ गई थी। वो तेज तेज चलते हुए मेजों के बीच से निकलते हुए सीढ़ियों तक पहुंची थी, जहां से सीढ़ियां चढ़ती फराह दिखाई दी थी। उसने ब्राउन बाल ऊंची सी पौनी में बांध रखे थे, ब्लैक कुर्ता शलवार और सफेद दुपट्टा कंधों पर लिए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया मुझे? अपार्टमेंट में आने का कहा तो वो भी मोरे जिद करने लगी। वैसे जगह अच्छी है। फरा इधर उधर नजर दौड़ाती हुई महरोज के हमरा आगे बढ़ने लगी थी। अल्लाह करे आगे भी सब अच्छा लगे। महरोज बड़बड़ाई थी। महरोज मोबाइल फोन का कवर नोचते हुए अस्तराब का शिकार लग रही थी। वो जूजू अपनी मेज के नजदीक जा रही थी। महरोज का दिल धड़क रहा था। जरार उसकी तरफ पुष्ट के बैठे थे, जबकि सलीमा जान फरहा को डबडबाई आंखों से देख रही थी। यास्मीन कांपते हाथों के साथ बैठी फरहा को देख रही थी, जिस पर बुढ़ापा भी हसीन लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम मोरे, फरहा पुरजोश अंदाज में कहती सलीमा जान की तरफ बाहें फैलाए खड़ी थी। जरा जैसे सुन हो गए थे। वो इस आवाज को कब भूले थे? वो उनकी लाडली और जिद्दी बहन की आवाज थी, जिसने एक जमाने में उनका दिल बहुत दुखाया था। उनके होंठ कपकपाना शुरू हो गए थे। फरहा बेबे से लगे हिचकियों से रो रही थी। रोज उंगलियां चटकाती जरार के बालों में निकले ग्रे हेयर को देखते हुए अंदाजा लगा पा रही थी कि वो इस वक्त किस असियत से गुजर रहे होंगे। जब वो जरार को सोचती थी तो उनकी तकलीफ और फिक्र अपनी जगह बजा थी। वो अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और कर्ज जैसे जाल में फंस गए थे। लेकिन जब फराह को देखती थी तो गलत वो भी नहीं लगती थी। ऐसे लोगों की नेचर होती है, वो गलत को गलत ही कहेंगे और गलत को गलत कहने वाले को ये मुआशरा पसंद नहीं करता। बेबे उन्हें माथे पर चूमते हुए अपने पास बिठाना चाहती थी। फराह एक पल के लिए साकित हो गई थी। उसकी नजर एकदम जरार पर पड़ी थी और उनकी पुष्ट देखते हुए उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया था। उसने गिला आमिज नजरों से महरोज को देखा, जो उस वक्त उसे देख भी नहीं पा रही थी। उसे अंदाजा होता कि यहाँ जरार भी मौजूद होगा तो वो कभी न आती। उसके अंदर सोई हुई अना एकदम ही बेदार हुई थी। यास्मीन जरार के सपाट चेहरे पर एक नजर डालकर अपनी कुर्सी से उठी थी। फराह आहिस्ता से आगे बढ़ी थी और यास्मीन से गले मिलकर पीछे हट गई थी। फरहा आंखों के कोने साफ करते हुए बेबे के बाईं तरफ रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। कुछ इस तरह के जरार और फरहा के बीच बेबे बैठी हुई थी। बेबे खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि आज इस खाने की मेज पर उनकी पूरी फैमिली जमा थी। उनके हर जुमले की शुरुआत और इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा था।
महरोज ने आहिस्ता से अपने बाप के कंधे पर हाथ रखा था। वो अंदर ही अंदर घबराहट का शिकार थी कि जरार उससे बहुत मोहब्बत करते थे, पर कहीं ना कहीं वो भी रिवायत से जुड़े हुए थे। न जाने घर पर उनका रिएक्शन क्या होगा, पर बर्फ तोड़ने के लिए पहली जरूरत तो लगानी पड़ती है। खाने के दौरान सिर्फ बेबे, यास्मीन और महरोज ही गुफ्तगू करते थे। फरहा निहायती मकसद से जवाब दे रही थी। जरार सर झुकाए अपना खाना खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। घर चलो, बेबे ने फरहा का हाथ पकड़कर एक बार फिर इसरार किया था। मोरे, कुछ जरूरी काम है, आज नहीं। वो नजरें झुकाए इनकार कर रही थी। जानती थी माँ की आंखों में देख लिया तो इनकार नामुमकिन हो जाएगा। बहाने हैं सारे। बेबे का गला रुंध गया था। फरहा ने गहरा सांस भरकर दूर रेलिंग के पास खड़े जरार को देखा था। दोनों बहन भाइयों ने बराह रास्त कोई बात नहीं की थी। वो कहीं ना कहीं चाहती थी कि जरार उसे रोक ले। ये एक बहन का अपने भाई पर मान था। वादा, लाला घर नहीं होंगे तो आ जाऊंगी। वो माँ के हाथ को थपकते हुए उठी थी। घर में किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा था। जरार खामोशी से अपने कमरे में चले गए थे। यास्मीन अकेले में उनका सामना करने से घबरा रही थी। बेबे, आज आपके साथ ना सो जाऊं? यास्मीन बालों की चुटियां बांधते हुए सलीमा जान के कमरे में ही थी। सो जाओ, गई है महरोज जरार से बात करने। जरार उसकी बात नहीं टालता। बेबे टांग पर टांग रखते हुए मुतमईन बैठी हुई थी। महरोज दुपट्टा अच्छे से सर के गिर्द फैलाते हुए दरवाजे पर दस्तक देकर दरवाजा खोल चुकी थी। कमरे में लाइट्स ऑफ थी। महरोज ने आगे बढ़कर कमरे की लाइट्स ऑन की थी। जरार आंखों पर हाथ रखे लेटे हुए थे। कमरे में रोशनी होने पर भी वो टस से मस नहीं हुए। महरोज ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया था और जरार के पाँव के पास बैठकर नरमी से उनके पाँव के तलवे दबाने लगी। मुझे पाँव दबाना नहीं पसंद, जाओ आराम करो। उन्होंने खुश्क लहजे में कहते हुए पाँव आहिस्ता से महरोज से दूर किए थे। आपको पता है, मुझे मोरे से ज्यादा आपसे मोहब्बत है। महरोज ने लाड से कहते हुए बेडशीट पर उंगलियां फेरी थी। जाओ सो जाओ। जरार ने फौरन पहलू बदला था। खान बाबा, ये कता ताल्लुक खत्म कर दें। अल्लाह को कता ताल्लुक नहीं पसंद। याद है आपने समझाया था मुझे। जरार दूसरी तरफ रुक के आंखों पर हाथ रखे लेटे थे। जब माँ बाप बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं और खुद उस पर अमल ना करें, यानी प्रैक्टिकली अमल ना करें, तो क्या बच्चे उस अच्छी बात पर अमल कर सकेंगे? खान बाबा, अच्छी बात, अच्छे अकवाल, हदीस सिर्फ सुनानी नहीं होती, उन पर अमल भी किया जाता है। जरार दम बखुद उसे सुन रहे थे, जिसको इंच बाय इंच बड़े होते देखा था। वो आज उसे क्या बावर करवा रही थी। उनकी आंख से आंसू फिसलकर नाक की हड्डी तक चला गया था, पर वो खामोश रहे। खान बाबा, जब मैं लाइब्रेरी में यरगमाल बनाई गई थी तो आपको तकलीफ हुई थी ना? अगर मैं कभी वापस ही ना आती, वहीं मर जाती तो? क्या फजूल बातें कर रही हो? जरार ने झंझलाते हुए बगैर करवट लिए सर मोड़कर उसे देखा था। यानी तकलीफ हुई थी, औलाद होना आपकी। तो बेबे की हालत का सोचें, जो इतने सालों से सिर्फ आपकी खातिर औलाद से जुदाई का गम सह रही हैं। फरा पप्पो को देखें, वो कौन सा सुखी रही हैं। उनकी जिंदगी भी तो बहुत तकलीफ दे थी, अपनी वजह से थी। जरार के लहजे में तलगी थी। वो वापस सर तकिए पर रखकर लेट गई थी। नहीं बाबा, आप सिर्फ एक लम्हे के लिए अपने आप को उनकी जगह पर रखकर सोचें। वो गलत नहीं थी। वो बस उस रिवायत को तोड़ना चाह रही थी जो बिला वजह इंसान की जान ले लेता है। अगर तोड़ नहीं सकी तो इस घटिया रिवायत का हिस्सा भी नहीं बनना चाहती थी। क्या गैर इंसानी तरीके से किसी की जान लेकर गैरत वापस आ जाती है? बल्कि इंसानी जान गैरत से गैर अहम है। हम उन फजूल रिवायत को कब तोड़ेंगे? खान बाबा, उन्होंने बताया था कि उन्होंने उस कपल को बहुत समझाया था। उस लड़की को भगाने में फराह पप्पो हारगिज़ शामिल नहीं थी। वो जैसे खुद से बातें कर रही थी। जरार उसे कोई जवाब, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे। वो जरार की पुश्त देखते हुए ऐसा महसूस कर रही थी जैसे किसी पहाड़ को देख रही हो। वो जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखा रहे थे। आपने सिर्फ गैरों की वजह से अपनी बहन से कता ताल्लुक कर ली। वो गैर जिन्होंने आप पर कर्ज का बोझ डाला। जरार आहिस्ता से सीधा लेटकर उसे देखने लगे और फिर कोहनियों के बल बैठकर बेड ग्राउंड से टेक लगा ली। महरोज उनके चेहरे की थकावट देख सकती थी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ। महरोज ने बगैर लगे लिपटी कहा था। महरोज, तुम छोटी सी थी उस वक्त। तुम जानती हो क्या शर्त रखी थी उस लड़की के बाप ने? मुझे जानना भी नहीं है। अहम यह है कि वो माजी में हुआ था। अहम यह है कि वो अब हमसे ताल्लुक नहीं रखते, और हम से जिसका ताल्लुक ही नहीं है, आप उसका गुस्सा लिए बैठे हैं। बदनाम तो वैसे भी हो ही गए थे, तो फिर फराह फुप्पो को भी माफ कर देते। कौन सा उनकी साइड लेने पर सारे खानदान ने आपसे हाथ मिला लिया?
तुम कुछ नहीं जानती। जरार ने गहरा सांस लिया था। उनकी आवाज पूछती थी, मैं बहुत कुछ जान गई हूँ। महरोज ने अपने बाप का खुरदुरा सा हाथ अपने हथेलियों में लिया था। उसके बाप के हाथ में मेहनत कश मजदूर जैसे हो गए थे। आपको पता है, फरा पप्पो तो कभी आपसे नाराज नहीं हुई थी। बस वो एक फोन कॉल की मुंतजिर थी। ये कहने में कितना वक्त लगता है कि घर आ जाओ। दो लफ्ज हैं ये, बाबा। महरोज ने सीधे हाथ की दो उंगलियां उठाई थी। अगर फराह वापस आ गई तो सोया हुआ किस्सा फिर से जबान जद आम होगा। जरार जैसे हार मान रहे थे। जबान जद आम होने से क्या रिस्क में कमी आएगी या सांसों में? फराह पप्पो बहुत कम वक्त के लिए यहाँ आई है। वो खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती। बस मैं और बेबे ये चाहते हैं कि जितना वक्त वो पाकिस्तान में गुजारे वो हमारे साथ गुजारे। उनका शादी ना करने का फैसला सख्त था, लेकिन मजीद सख्ती आपकी वजह से हुई। आप उनकी फैमिली हैं, आपको उन्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए था। मान जाए बाबा, गलती तो हो गई थी। जरार गहरा सांस खारिज करते हुए महरोज को देख रहे थे, जो ठहरे हुए लहजे में उन्हें मदलल अंदाज में कायल कर रही थी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिए थे। महरोज वाकई समझदार हो गई थी। अच्छा, अब क्या करूं मैं? वही जो एक अच्छे भाई को करना चाहिए। आपने अच्छा शोहर और अच्छा बाप बनकर दिखाया है। अब बारी है कि अच्छा भाई बनकर दिखाएं। जरा सर हिलाकर बेड ग्राउंड से टेक हटा चुके थे। उन्होंने महरोज के चेहरे को दोनों हाथ में थामते हुए उसके माथे का बोसा लिया था। महरोज की आंखें खुद ब खुद भीगने लगी थी। भला ऐसी पुरखलूस मोहब्बत उसे कहीं और मिल सकती है? ये अपार्टमेंट पार्क के बिल्कुल नजदीक था। सुबह होते ही बच्चों की आवाजों ने फरा को जगा दिया था। वो नहाकर अब ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी ब्लो ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी। कुछ ही देर में महरोज बेबे के साथ उनसे मिलने आने वाली थी। वो ग्रीन खुले पांचों वाले ट्राउजर पर ग्रीन खुला हुआ कुर्ता पहने हुए थी। अपार्टमेंट की घंटी सुनते ही फरहा ने ब्लो ड्रायर ऑफ कर दिया था और बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा कंधों पर फैलाते हुए लॉन्च एरिया से गुजरकर दरवाजे तक गई थी। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उन्होंने दरवाजा खोला था, पर उनकी निगाह बेबे और महरोज के पीछे खड़े जरार पर गई थी, जो नजरें झुकाए खड़े थे। फरहा जैसे बर्फ का मुजस्मा बन गई थी। वो बेयकीनी से जरार को देख रही थी, जिनके बारे में वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि वो उससे मिलने आएंगे। वो उसे बातें तो सुना सकते थे, मगर उसे माफ नहीं कर सकते थे। अंदर चलो, फ्लैट भी तो देखें हम। बेबे आहिस्ता से फराह के कंधे पर दबाव डालते हुए उसे पीछे हटाकर अंदर दाखिल हुई थी। फराह की निगाहें महरोज के हाथ पर गई थी। महरोज ने जरार का बायां हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कोई माँ अपने बच्चे का हाथ थामती है। फरहा बेजान कदमों के साथ पलटकर बेबे की तरफ बढ़ी थी। अपार्टमेंट के लॉन्ज में नफीस सोफे और आरामदेह कालीन बिछा हुआ था। खिड़कियों से ब्लाइंड्स हटे हुए थे, जिससे धूप खुद ब खुद अपना रास्ता बना रही थी। महरोज और जरार साथ सोफे पर बैठे हुए थे। जरार ने अब भी सर झुकाया हुआ था। नाश्ता नहीं किया हमने। बेबे फरहा का हाथ अपने हाथ में दबाए बैठी हुई थी। यास्मीन घर में बना रही है, भूख लग रही है हम सबको। मुझे तो शुगर भी है। मोरे, आप नाश्ता तो कर लेती। ये क्या हरकत की आपने? फरहा ने एकदम ही फिक्रमंदी से बेबे का हाथ जोर से दबाया था। तुम्हारे साथ करेंगे ना, यहाँ बैठने थोड़ी आए हैं। महरोज, इसका सामान जरा पैक कर लो। मोरे, फरहा ने शिकायती नजरों से अपनी माँ को देखा था। वो क्यों अनजान बनने की कोशिश कर रही थी? महरोज फरमा बरदारी से सर हिलाती हुई उठ गई थी। मैं नहीं जा रही, फरहा ने कतईयत से कहा था। महरोज उनकी तरफ मुस्कुराहट उछालकर अनसुनी करते हुए उनके कमरे की तरफ बढ़ी थी। फराह मुट्ठियां दबोचे उसके पीछे लपकी थी। महरोज फराह का वार्डरोब खोले खड़ी थी जब उसे अपने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। क्या कर रही हो ये? महरोज ने फराह को पहली दफा तेज में देखा था। घर जा रहे हैं, महरोज ने सादगी से कहते हुए हैंगर्स में टंगे 3 सूट अलमारी से निकाले थे। तुम बच्ची हो, अनजान हो? फरहा ने महरोज के हाथ से हैंगर छीना था। नहीं जा रही मैं तुम्हारी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगी। महरोज ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया था। मुझे अपने खान बाबा की आना और इज्जत बहुत प्यारी है। जिसका सर झुका हुआ है, उसका सर मजीद झुकाते हुए मजा आता है क्या आपको? क्या चाहती हैं आप, कि वो आपके कदमों में बैठ जाएं? मैंने ये नहीं कहा। फरहा माथे पर बल डाले बेड पर बैठ गई थी। आप देख नहीं रही कि वो भी चाहते हैं आप घर आ जाएं। कल रात खाने पर भी खामोश रहे वो। कल रात तफसीली बात हुई हमारी, और उन्होंने एक बार नहीं कहा था कि फरा इस घर में ना आए। वो अगर आपको घर ना लाना चाहते थे तो अभी यहाँ बैठे ना होते। वो सर झुकाए इसीलिए बैठे हैं कि जैसे आपको उनसे झिझक महसूस हो रही है, वैसे ही वो भी आपसे झिझक रहे हैं। अगर आप चाहती हैं कि मैं उनके मुंह से कहलवाऊं तो ठीक है, मैं उन्हें बता देती हूँ कि आपकी शर्त
मेरे सीने पर हाथ बांधते हुए उन्हें अच्छा खासा घेर चुकी थी। वो बगैर जवाब सुने बेड के पास से गुजरते हुए कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी कि उसे अपने पीछे फरा की आवाज सुनाई दी थी। मेरे साथ पैकिंग में हेल्प करो। घर पर बस चिरागे की कमी रह गई थी। चारों खातिन अपनी महफिल सजाए बैठक में बैठी हुई थी। ये उन चारों खातिन का तीसरा कप था। अगली सुबह भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। जरार बैंक जा चुके थे। चारों खातिन बड़ी बड़ी चादर लिए अनारकली बाजार की खाक छान रही थी। बेबे कुछ देर बाद ही थक गई थी। यास्मीन उनका हाथ थामे एक पान शॉप के सामने रखे कुर्सियों पर बैठ गई थी, जबकि महरोज और फरहा बाकी बाजार में फुर्ती रही थी। रात के वक्त चारों खातिन अपनी टांगे पकड़े लॉन्च के सोफे पर ढेर थी। महरोज के लिए इस वक्त से ज्यादा हसीन वक्त और कोई नहीं हो सकता था, जब उसकी फैमिली एक हो चुकी थी। अपने लिए मग में कॉफी फेंटते हुए फरहा किचन में अकेली खड़ी थी। रात के 12 बज रहे थे और सब सो रहे थे। दरवाजा खुलने की आवाज पर फरहा पलटी थी। उसके हाथ थम गए थे। जरार गीला चेहरा लिए छत की तरफ जाती सीढ़ियों की जानिब गामजन थे। गरम गरम कॉफी का मग लिए फरहा सीढ़ियां चढ़ते छत पर आई थी। ये नया इलाका और नया घर था। वो पिछला घर और मोहल्ला बहुत याद आया था उसे। दीवारों के खराब पेंट्स को देखते हुए फरहा का दिल बेइख्तियार ही उदास हुआ था। उसके भाई का घर वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। वो उस उम्र में भी इतने ही मेहनत करते थे जितना कि एक 25 साल का जवान करता है। फरहा टांग पर टांग रखे जरार की पुष्ट की तरफ रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। हल्की हल्की चलती हवा उन्हें भली लग रही थी। जरार अक्सर छत पर खुले आसमान तले तहज्जुद पढ़ने आते थे। वो अब दाएं बाएं सर घुमाते हुए सलाम पढ़ रहे थे। आपने माफ नहीं किया। खुले आसमान तले फरहा की आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा था। जरा चौंके जरूर थे, मगर गर्दन मोड़कर फरहा को देखा नहीं। वो घुटनों के बल बैठे रहे। मैं तो आपसे कभी नाराज नहीं रही। वो पता नहीं उन्हें क्या सता रही थी। मैं अच्छी बहन नहीं थी तो फिर आप भी अच्छे भाई नहीं थे। लेट्स फेस ईच अदर। कब तक आप मुझे और मैं आपको अवॉइड करेंगे? फरहा उन्हें मनाने में पहल कर रही थी। जरा घुटनों के बीच दोनों हाथ बाहों फंसाए सर झुकाए बैठे हुए थे। इतने साल वो क्यों नाराज रहे? क्या हासिल हुआ? और जब वो हासिल पर गौर करते थे तो जहन मौफ हो जाता था। उनके पास नाराजगी दिखाने की कोई तवज्जो तो नहीं थी। वो लाजवाब थे। वो क्यों नाराज रहे? और इस सवाल का जवाब कुछ था ही नहीं। और यही इंसान की हिमाकत होती है। वो बहुत से फैसले लेते वक्त सोचता नहीं है। चले ये भी काफी है कि आपने इस घर में आने दिया मुझे। फना बालों की लट को उंगलियों से पीछे करते हुए उठी थी। मुझे भी माफ कर दो। फरहा को अपने कानों में जरार की भीगी हुई आवाज सुनाई दी थी। इसलिए नहीं कि मुझे मेरी गलती का एहसास महरोज ने दिलाया है, बल्कि इसलिए कि मुझे गलत वक्त में पता लगा कि तुम्हारी और बेबे की जुदाई मेरी अना की वजह से थी। मुझे गैरत दिखाने की जगह अच्छा और जिम्मेदार भाई बनकर दिखाना चाहिए था। जिम्मेदार भाई बहनों को अकेला नहीं छोड़ते। मैं महरोज की वजह से मजबूर हो गया था। फरहा, वो लोग मुझसे महरोज छीनने की बात कर रहे थे। मैं बैलेंस नहीं रख सका। उनके आंसू उनकी हथेलियों में गिरने लगे थे। फराह होठ आपस में पेवस्त किए अपने भाई की पुष्ट देख रही थी, जो अपनी गिल्ट का इजहार कर रहे थे। मेरी भी गलती है। मैं खुद तो यहाँ से चली गई और आप लोगों को कर्जदार कर गई थी। मेरे कर्ज की वजह से आप अच्छा घर नहीं बना सके। फराह मग हैंडल पर उंगली फेरने लगी थी। अगर आप और मैं हम दोनों ही महरूज की भलाई चाहते हैं, तो आप मुझे एक काम करने से बिल्कुल नहीं रोकेंगे। कौन सा काम? कर्ज मुझे अदा करने दीजिए। मैंने इस पैसे का मकबरा नहीं बनाना। अगर मेरे अपने तकलीफ में हो, आपको महरोज की कसम, आप इनकार नहीं करेंगे। जरार ने आंखें मीचते हुए हार मान ली थी। कसम इतनी बड़ी दी है कि मैं इनकार नहीं कर सकता। फरहान गीली आंखों के साथ खुलकर हंसती थी। यह फासला 19 साल पहले पैदा हुआ था। अब सिमटने में वक्त तो लगना था। 9 साल बाद। कहते हैं इंसान के पास अगर हुनर हो तो वो भूखा नहीं सो सकता। वो कितनी बार आदम के साथ टर्की से नफरत का इजहार कर चुका था। ये उसके बाप की पैदाइशी मुल्क था और इस मुल्क से उसे नफरत थी। ये वो आखिरी जगह होती जहां आदम उसे ढूंढने आता। उतने साल बहरूप में गुजारने के बाद एक गुम हो जाने वाले बहरूपिया को ढूंढना मुश्किल होता है। वो अजमेर में एक छोटी सी सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। उसकी सिक्योरिटी लॉक्स की बड़ी मांग होती थी। उसके घुंघराले बाल गर्दन तक लंबे हो चुके थे, जिसकी वो हर वक्त पोनी बनाए रखता था। उसके बाएं आबरू पर कट का निशान हम वक्त रहता था। उसका रंग इतने साल की मेहनत के बाद अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके हाथ खुरदुरे से हो चुके थे। उसका यही मामूल होता था। वो सुबह ही सुबह कंपनी आ जाता,
और रात देर तक इसी कंपनी में रहता था। वो इस कंपनी के करीब एक छोटे से मोहल्ले में एक कमरे वाले अपार्टमेंट में रहता था। इस पूरे मोहल्ले के बच्चों की फीस उसकी तनख्वाह से जाती थी। मोहल्ले की बड़ी बूढ़ी खवातीन उसके कपड़ों का एहतमाम करती थी, वरना उसे याद भी नहीं रहता था कि आखिरी दफा उसने नई शर्ट कब ली थी। उसने अब तक अपनी तनख्वाह से अपने लिए कुछ लग्जरी से नहीं ली थी। उसे अब लग्जरी चीजों की परवाह भी नहीं थी। उस रात के बाद से उसे नींद की गोलियों के बगैर नींद नहीं आती थी। आदम से दूर जाने के बावजूद वो वहीं उसके आसपास था। वो जानता था कि जैसे उसका अपना दिल मुस्तरब था, ऐसे ही आदम का दिल भी बेचैन होगा। उसके और आदम के बीच रिश्ता बहुत अनोखा था। उसे आदम हर शय से अजीज था। उसे अब भी अगर किसी की कमी महसूस होती थी, या वो एक शख्स जिससे वो एक बार दोबारा जरूर मिलना चाहता था, तो वो आदम था। वो महरोज को याद न करने में काफी हद तक कामयाब हुआ था। याद रखने और करने में फर्क होता है। रखा उसे जाता है जिसको भुलाने का खदशा हो, और याद उसे किया जाता है जो हम वक्त आपकी सोच का हिस्सा हो। महरोज उसकी जिंदगी में, उसके दिल में बसने वाली पहली औरत थी, और खाली दिल में मोहब्बत का जज्बा पहली दफा जगाने वाले को इंसान कभी नहीं भूलता। वो भी नहीं भूला था। उसे लगा था कि आदम और महरोज को छोड़ देने पर सिर्फ उसकी जिंदगी में खला पड़ा था, पर वो ये सोचने से कासिर था कि ऐसा ही खला वो उन दोनों की जिंदगियों में भी छोड़ गया था। और जिंदगियों में खला तो उनकी वजह से पैदा होता है जिनकी आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत हो। लाहौर के वस्त में ये दो मंजिला इमारत खड़ी थी, जिसके ऊपर बड़ा बड़ा स्कल्टीस कुंदा हुआ था। ये इस कंपनी की पहली एनिवर्सरी थी। पूरी इमारत को खूबसूरती से सजाया गया था। स्कल्टीस की छत पर बड़ा सा स्टेज लगाया गया था। पूरे छत को मोतियों के फूल और मुख्तलिफ पौधों से सजाया गया था। स्टेज के पीछे लगे एलईडी पर उस कंपनी के सीईओ की तस्वीर चल रही थी। होस्ट चंद रस्मी जुमले कहने के बाद गला खुंकार रहा था। यकीनन आप इस कंपनी के लाहौर ब्रांच के हेड की बातें सुनना चाहते होंगे, इसलिए मैं मजीद वक्त नहीं लूंगा। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर महरोज जरार। तालियों ने एक समा बांध दिया था। जरार सबसे पहली रो में बैठे हुए थे। वो अंगूठे से गीली आंखें खुश करते हुए तालियां बजाने लगे। उनकी होठों से मुस्कुराहट जैसे चिपक सी गई थी। उनके बराबर में सिल्वर डाई हेयर वाली फरहा, और उनके बराबर में इंसानों जैसे बाल वाला आदम बैठा हुआ था। महरोज सिल्वर पाँव तक गाउन पहने, सर पर दुपट्टा लिए रोस्टर्म के पीछे खड़ी हुई थी। उसके बाल जूड़े में कैद थे। कैमरा फ्लैशेस उसके चेहरे पर पड़ रही थी। 36 साल की महरोज की आंखों के सामने अपनी जिंदगी एक फिल्म की तरह गुजर रही थी। पिछले 9 साल ने उसकी जिंदगी बदल डाली थी। वो बर्तानिया से लेक्चरर में डॉक्टरेट की डिग्री ले चुकी थी। 5 साल पहले उसकी बेबे और 1 साल पहले उसकी माँ का इंतकाल हो चुका था। वो जर्मनी से स्केल्टिस का प्रोजेक्ट पाकिस्तान लाने में कामयाब हुई थी। उसका मानना था अगर आपकी मेज पर अनवा व इकसाम के खाने के बजाय एक प्लेट दाल भी पड़ी है, और वो आपकी अपनी कलील आमदनी की है, तो उस खाने से बेहतर है जो मांग कर खाई जाए। वो बगैर रजिस्ट्रेशन फीस लिए पाकिस्तानी बच्चों को हुनर सिखा रही थी। उन्हें इसी कंपनी में मौके फराहम कर रही थी। खुशी से उसके नाक के नथने फूल रहे थे। उसे कुर्सियों पर बैठे लोगों में अपनी माँ और बेबे नजर आई, जो उसकी कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी। महरोज की आंखें गीली होना शुरू हो गई थी। एहसास कमतरी में जीने वाली लड़की ने यह कभी नहीं सोचा था कि वो एक फलाही प्रोजेक्ट की हेड होगी। ओवर थिंकिंग, वो भी ओवर थिंकिंग की शिकार लड़की थी, जिसे अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आता था। सच कहते हैं, मुस्तकबिल में कौन कहाँ और कैसा हो कुछ पता नहीं होता। मैंने सोचा था कि मैं ये बात करूंगी, वो बात करूंगी, लेकिन यहाँ खड़े होकर मैं सब भूल गई हूँ। मेरे ख्याल में यहाँ स्पीच देने की बनिस्बत स्कॉलर्स के सामने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करना ज्यादा आसान है मेरे लिए। महरोज हल्का सा मुस्कुराई थी। खुला छत मध्यम कहकों के साथ गूंज उठा था। मैं यहाँ सिर्फ अपने माँ बाप और बेबे की दुआ की वजह से हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ कि मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, और यह हकीकत है कि जिन बच्चों के वालिदैन उन्हें सपोर्ट नहीं करते, उन्हें करियर बनाने में बहुत मुश्किलात का सामना रहता है। वो एक बात पर फोकस नहीं कर पाते, बस वो हम वक्त खौफ का शिकार रहते हैं। मेरी मोरे मुझसे कहा करती थी कि तुम्हारे हर बात अपने बाप से शुरू होकर उन्हीं पर खत्म होती है। बस तुम्हें उन्हीं से मोहब्बत है। जरार ने अंगूठे और शहादत की उंगली से अपनी गीली नाक को साफ किया था। मुझे उनसे अकीदत है। बहुत कम वालिदैन होते हैं जो यूं अकेले अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, उनके फैसलों का एहतराम करते हैं। मेरे बाप ने मुझ पर यकीन किया, और मैं हमेशा उनकी एहसानमंद रहूंगी।
उन्हें मुझे भेजते वक्त कोई खौफ नहीं था, जैसे वालिदैन को बेटियों के लिए होते हैं। उन्होंने मुझे इज्जत संभालने और किसी गलत काम में न पड़ने की कोई लेक्चर नहीं दिया था। तो मुझे अपने बाप से मोहब्बत नहीं होगी? उनका एतमाद, बल्कि कहें कि अंधा एतमाद, मैं तोड़ नहीं सकती थी। जब आप अपनी बेटियों को डराते हैं कि दुनिया जालिम है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो आप उसे लड़ना सिखाए ना। उसे लड़ना भी नहीं सिखाएंगे और डराते भी रहेंगे कि दुनिया जालिम है। महरोज ने रुक कर गहरा सांस लिया था। मैं ऐसी लड़कियों के लिए एक अच्छी मिसाल बनना चाहती थी, जो चैलेंज्ड हो। मैंने नुक्स का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह की मखलूक में नुक्स हो ही नहीं सकता। लोगों में नुक्स हमें नजर आता है, उसे नहीं। मैंने चैलेंज्ड के साथ फिजिकल का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे मुआशरे में हर वो इंसान चैलेंज्ड है जिसे अल्लाह ने मुख्तलिफ पैदा किया है। कोई मेरी तरह बर्स जैसे चैलेंज का शिकार होगा, किसी की आंखें भेंगी होंगी, कोई चल नहीं सकता होगा, किसी की जबान में लुकनत होगी। तो ये चैलेंज्ड हुआ ना। फिर भी इन सब चैलेंज के साथ अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है। हर काम की शुरुआत दिमाग से होती है। आपका दिमाग सेहतमंद है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। इसलिए मेरी कंपनी में कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। यहाँ हर इंसान काम करने आ सकता है। आपको अपने ऊपर यकीन रखना है। और मैं उसने गहरा सांस लेने के लिए वक्फा लिया था। जब पढ़े लिखे नौजवान बाहर पढ़ने जाते हैं, वहां से कुछ कमाते हैं और बिजनेस का सोचते हैं, तो उन्हें बिजनेस यहाँ पाकिस्तान में शुरू करना चाहिए। अपने पाकिस्तान की खिदमत की जगह आप बाहर मुल्क का फायदा पहुंचाते हैं। जब आप वहाँ के लोगों को रोजगार देना शुरू कर देते हैं, यहाँ एक्सप्लॉयटेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। अगर आपको अल्लाह ने दिया है, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन लोगों की मदद करें, बल्कि हाथ से पकड़कर उन्हें आगे लाएं और बेरोजगारी और मायूसी की लहर को ख़त्म करें। इसे ऐसा समझें, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग लगाई गई थी, तब छोटी-छोटी चिड़ियाँ अपने छोटे चोंच में पानी भर-भर कर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। हमें भी इन चिड़ियों की मिसाल को फॉलो करना चाहिए। हम एकदम से नहीं, पर आहिस्ता-आहिस्ता इस बेरोजगारी की आग को बुझाने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अगर पढ़े-लिखे नौजवान बाहर इन्वेस्ट करने के बजाय पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का सोचें, मैं मिस्टर आदम का भी शुक्रिया करूंगी, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान लाने में मेरी मदद की। शुक्रिया। आदम ने मुस्कुराकर सर को खम देते हुए महरोज के लिए तालियां बजाना शुरू की थी। महरोज तालियों की गूंज में रोशनम से पीछे हटी थी। उसके दादा को आज जिंदा होना चाहिए था। फरहान ने रुंधे हुए लहजे में कहते हुए जरार को देखा था। लोग बहुत देर तक तालियां बजाते रहे थे। जरार बच्चों की तरह हॉट सिकोड़े बमुश्किल आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे। थैंक यू, फरहान ने कहते हुए अपने भाई का कंधा थपथपाया था। क्यों? जरार ने भराए हुए लहजे में पूछा था। फॉर रेजिंग योर डॉटर सो वेल, जरार ने मुस्कुराकर सर हिलाया था। यहाँ पर आने वाला शख्स खुशी महसूस कर रहा था, क्योंकि उस पार्टी में शिरकत करने वाले इस मुल्क के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स नहीं थे, सिर्फ यहाँ के वर्कर्स और उनके वालिदैन। उन्हें अपने बच्चे में एक उम्मीद नजर आ रही थी। अगर पाकिस्तान में नौजवान का हाथ थाम लिया जाए, तो वाकई कुछ उम्मीद है। लाहौर का मौसम घनक हो चुका था। स्मोक का राज भी बढ़ने लगा था। आज स्कल्टीज पूरे लाहौर में पौधे लगाने की मुहिम पर लगे हुए थे। कुछ जवान लड़के लड़कियां स्कल्टीज की शर्ट पहने शहर के मुख्तलिफ सिग्नल्स पर खड़े छोटे छोटे पोट्स में पौधे पकड़े हर रुकने वाले गाड़ी को मुस्कुराकर पेश करते थे। महरोज कमर से नीचे आते बालों को पौनी बनाए, हाथों में ग्लव्स और स्कल्टीज की शर्ट पहने बाग में पाइचे ऊपर किए मिट्टी नरम करने की कोशिश कर रही थी। बस हो गया। उसने अपने बाएं तरफ बैठने वाले आदम की तरफ सर मोड़ा था। धूप के पास उसके शहद रंग आंखें कुछ और चमकी थी। उसके बालों का रंग भी काला हो चुका था। अजहान के जाने के बाद वो बहुत सोबर हो चुका था। वो अब कम ही हंसता था। वो अब पहले जैसा बहुत ज्यादा बोलता भी नहीं था। फ्लैट कब है तुम्हारी? मेहरोज हाथ झाड़ते हुए मिट्टी पर ही बैठ गई थी। परसों रात की कंफर्म हुई है। वो घुटनों के गिर्द दोनों बाजू बांधता बैठ गया था। महरोज सर हिलाकर सामने नजर आते लड़कों को देख रही थी, जो टूरिस्ट को रोके उन्हें पौधे दे रहे थे। आदम ने गर्दन मोड़कर महरोज के चेहरे के बाएं रुख को देखा था। महरोज उससे 2 कदम आगे बैठी हुई थी। आदम के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। वो बहुत सालों से बहुत कुछ दिल में दबाकर बैठा हुआ था। कभी कभी उसे लगता था ये दबा गुबार उससे निकल जाएगा। अब वो भी उसकी जिंदगी में नहीं रहा था, जिसके सामने वो खिल जाया करता था और वो उसे घंटों बिना कुछ कहे सुनता रहता था। छुपा रुस्तम तो वो था जो हमेशा से खामोश रहता था और खामोशी से ही उसकी जिंदगी से गायब भी हो गया था। खान बाबा बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी, बहुत मुतासिर हैं तुमसे। शुक्र है तुमने बोलना कम किया है,
वरना वो ज़्यादा बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। महरोज़ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा था। महरोज़ की बात पर आदम की महवियत टूटी थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। खान बाबा तो हो गए मुतासिर, क्या उनकी बेटी भी हुई मुतासिर? महरोज़ उसके एकदम सवाल करने पर बौखला गई थी। उसकी कान की लो सुर्ख होना शुरू हो गई थी। तो बिलाखिर वो दिल की बात जुबान पर ले आया था। महरोज़ के हाथों की हथेलियां पसीने से गीली होना शुरू हो गई थीं, पर वो बुत की तरह चेहरा मोड़े बगैर बैठी रही। वो आज भी आदम की शहदरंग आंखों में बराह रास्त नहीं देख सकती थी। महरोज़, तुमने उसका 9 साल इंतज़ार किया है और वो नहीं आया। मैंने उसे बहुत ढूँढा है, पर वो खबीस महरूब बदलने का माहिर है। उससे अच्छी फ़ॉल्स आइडेंटिटी कोई नहीं बना सकता। मैं तुम्हारे जज़्बात की कदर करता हूँ। महज का दिल डूबा था, तो वो 9 साल इस शख्स का इंतज़ार करती रही, जिसके साथ उसकी मुलाकातें ही कम हुई थी। क्या उसकी शख्सियत इतनी पुरकशिश थी? क्या वो अब भी उसके आस-पास कहीं मौजूद नज़र आता था? मैं अब तक खामोश रहा, पर मैंने सोचा तुमसे एक बार कह दूं, फैसला तुम्हारा होगा, मगर मैं दिल में कोई रिग्रेट भी नहीं रखना चाहता। वो महरज के बड़े को देख रहा था। उसने प्लान नहीं किया था कि वो आज सब कह देगा, पर वो अपने अंदर दबे जज्बात को मजीद दबा भी नहीं पा रहा था। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। महरोज ने गर्दन मोड़कर गीली आंखों के साथ आदम को देखा था, जिसकी आंखों में आस थी। वो पिछले 9 साल से उसके साथ था। उसने आदम की बदलती शख्सियत देखी थी। उसने आदम के हर स्टेप पर अपने लिए इज्जत ही महसूस की थी। वो उस शख्स से शायद कभी मोहब्बत न कर पाती, मगर वो उसकी इज्जत जरूर करती थी। वो होठ चबाते हुए उसे देख रही थी। मैंने यहाँ कंपनी खोल ली है अब। मैं बार बार जर्मनी नहीं आ सकूंगी। तुम्हें लगता है इतने बड़े प्रोजेक्ट में तुम्हारे मदद करने के बाद मैं तुमसे ये कहूंगा कि इस कंपनी को छोड़ दो? वो इस्तेज़ाइया सा झटकता हंस दिया था। मुझे वो मर्द अच्छे लगते हैं जो खातिन की करियर प्रोग्रेशन में उसकी मदद करते हैं। वो मर्द भी कभी ग्रो नहीं कर पाते जो खातिन को रोकते हैं। तो मैं कैसे रोक सकता हूँ तुम्हें? कोई और अच्छा बहाना सोच लो। आदम ने जो गर्ज से मिट्टी हल्की हल्की बिखेरनी शुरू की थी। महरोज उसके चेहरे पर छा जाने वाले मायूसी साफ देख रही थी। उसके आबरू तन गए थे, जैसे एक बार फिर उसका दिल तोड़ा गया हो। मैंने इनकार तो नहीं किया। महरोज हल्का सा मुस्कुराई थी। वो गीली आंखों के साथ मुस्कुराती उसे अच्छी लगी थी। आदम का पैर रुका था। मतलब मतलब ये कि मैंने तुम्हारे प्रपोजल को इनकार नहीं किया। तुम खान बाबा को पसंद भी हो, और खान बाबा की पसंद तो कभी गलत नहीं हो सकती। अगर एक शख्स ने पूरे 9 साल मेरा इंतजार किया है, तो मैं मजीद उसको 9 साल इंतजार नहीं करवा सकती। अगले 9 साल बाद तो मेरे बाल भी झड़ना शुरू हो जाएंगे और चेहरे पर झुर्रियां भी आ जाएंगी। तुम भी शायद मर जाओगे। वो उसे छेड़ते हुए उठने लगी थी। मैं क्यों मर जाऊंगा? आदम ने एहतजाज करते हुए सर उठाकर उसे देखा था। अभी क्या उम्र है? "उम्म," वो उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी। 39 साल। ओ गॉड! अगले 9 साल बाद जरा अपनी उम्र का हिसाब लगाओ फिर। महरोज की आंखों से शरारत झलक रही थी। वो अपनी कमीज से चिपकी मिट्टी झाड़ रही थी कि आदम ने उसका बायां हाथ पकड़ा था। तुम अगले 9 साल भी इंतजार करवाओ तो मैं बखुशी इंतजार कर लूंगा। महरोज ने अपनी कलाई पर आदम का हाथ देखा था। उसने नरमी से उसकी कलाई पकड़ी थी। महरोज ने झेपते हुए अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़ाई थी और पलटकर आहिस्ता कदमों के साथ ईंटों पर पैर रखने लगी। आदम उसकी तकलीफ में एक कदम का फासला रखते हुए उसके पीछे चल रहा था। वो अब उससे एक कदम पीछे ही रहना चाहता था, ताकि वो उसे देखता रहे और वो कभी उसकी आंखों से ओझल ना हो। जी, तो यहाँ होता है ये नॉवल कंप्लीट, और मुझे एंड तक बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, कि सिर्फ़ 5 पेज बचे थे, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि किसी की हैप्पी एंडिंग होगी भी कि नहीं। और हो गई हैप्पी एंडिंग, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता लव ट्रायंगल में। मतलब मुझे हैप्पी एंडिंग वाली फ़ील ही नहीं आती, क्योंकि फिर सेकंड लीड के लिए बुरा लगता है, और जब वो विलन ना हो तो फिर और भी ज़्यादा मुझे बुरा लगता है। तो फिर कहीं न कहीं दुःख रहता है। लेकिन शुक्र है किसी एक की तो हुई, और नॉवल अच्छी थी। बाकी आप बताना आपको कैसी लगी? और मुझे लग रहा था कि 2 आदम के लिए बुरा लगने वाला है, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक उम्मीद थी कि अज़हान की होगी मेहरोज़, लेकिन एंड टाइम पर राइटर ने प्लॉट ट्विस्ट डाल दिया। चलिए, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एग्ज़ाम के बाद किसी न्यू नॉवल में। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना और दुआ में याद रखना।